झो जिशुपिंग आन यंजुआंग में जाता था। वह हमेशा अपने पैरों को ऊपर उठाकर अंदर जाता था। कौन जानता था कि आज दुकानदार द्वारा उसे लॉबी में जाने देने के बाद वह सबसे पहले वेन केक्सिंग के साथ गिर गया, जो शहर में प्रवेश करने वाले एक देहाती की तरह दिख रहा था। एक कप चाय पीने के बाद वह अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ किनारे पर खड़ा था और अपने मुंह से कहा, बस एक पल, दादाजी झो यहाँ है और आज के बाद यहाँ है और मास्टर रिपोर्ट करेंगे। झो जिशु उसके दिल में कूद गया। अचानक गृहनगर डरपोक के पास वेन केक्सिंग ने उदासीनता से पूछा, अरे ऐसा नहीं है कि गुजियांग और झांग चेंगलिंग इस तरह से हैं। दो छोटे टूटे हुए बच्चों को सीधे बाहर लाना जरूरी नहीं है। उन्होंने भी कुछ जानकारी दी और वांगफू का पीछा किया। झो जिशु मोरन ने कुछ नहीं कहा और उसका दिल भावना वेन केक्सिंग वास्तव में एक तारांकन 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 और एक आदमी था, यहाँ तक कि एक अनुमान भी। एक पल के लिए पिंगन जल्दी से बाहर आया और कहा, झो गोंगजी, मास्टर और चुड़ैल अंदर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। जब वेन केक्सिंग ने बड़ी चुड़ैल शब्द सुना तो उसे झटका लगा। उसके दिल में कौन सी बड़ी चुड़ैल थी? क्या ये वास्तव में दक्षिण शिनजियांग की रहस्यमयी चुड़ैल हो सकती है? ये सेंट्रल प्लेन्स मार्शल आर्ट वास्तव में अधिक से अधिक अराजक होती जा रही है। इस बारे में सोचने में बहुत देर हो चुकी थी। वेन केक्सिंग झो जिशु के पीछे पीछे भीतरी हॉल में गया और एक लकड़ी का दरवाजा खोला जो कुछ साल पुराना था। वहां एक छोटा सा आंगन था, उस मांथस के फूलों की एक पंक्ति थी और जब वे अंदर गए तो उन्हें एक सुगंधित खुशबू आ रही थी। जब मैं इसे एक कमरे में ले गया और पर्दा खोला तो अंदर की गर्मी एक बार में ही आ गई। वेन केक्सिंग ने ऊपर देखा और देखा कि गुजियांग और झांग चेंगलिंग के अलावा दो आदमी थे। उसकी निगाह अनायास ही काले कपड़े पहने आदमी पर पड़ी, लेकिन केवल एक पल के लिए। अगले ही पल दोनों ने एक ही समय में एक दूसरे को सिर हिलाया और रियायत दिखाने के लिए दूसरी ओर देखा। वेन केक्सिंग ने दूसरे व्यक्ति को लापरवाही से देखा, ये सोचकर कि यह शायद सात दादा थे, जैसा कि दुकानदार ने कहा था। इस नज़र में वह चुपके से आश्चर्यचकित होने से नहीं बच सका और उसने कहा कि उसने दुनिया में बहुत सारे अच्छे दिखने वाले लोगों को देखा है, लेकिन उनमें से कोई भी इस व्यक्ति की तुलना नहीं कर सकता है। उसकी भौहें इतनी सुंदर थीं, ये थोड़ा तुच्छ था और वह एक व्यक्ति की महंगी हवा से अभिभूत था, लेकिन थोड़ा अवर्णनीय रोमांटिक शैली को उजागर करता था। शब्द झिलान युशु सिर्फ उसके लिए था। अगले ही पल उसने झोजी को सम्मानपूर्वक पुकारते हुए सुना, सात प्रभु दावो। किए ने उसे मुट्ठी भर मुस्कुराहट दी, फिर से उसके चेहरे को देखा और भावना के साथ कहा, मैंने तुम्हें कई सालों से नहीं देखा है जिशु, तुम्हारा स्वाद। इससे सहमत न होने की हिम्मत बढ़ती जा रही है। झो जिशु हंसा। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और धीरे से उसे पोंछा, फिर अपने चेहरे पर लगे मानव त्वचा के मुखौटे को पोंछा, उसे अपनी बाहों में रखा और कड़वाहट से मुस्कुराया। इतने सालों तक एक सुंदर चेहरा, छिपा हुआ सिर और उजागर पूंछ पहनने की हिम्मत, छोटी लड़की को छोड़कर मैं भी केवल जुक्सियाओ में एक मूर्ख लड़के को जानता हूँ। उस समय बीजिंग की लड़ाई में मारे गए उनके भाई लियांग जुक्सियाओ को उनके जीवन का सबसे बड़ा अफसोस था। झो जिशु ने कभी इसका उल्लेख करने की हिम्मत नहीं की, जैसे कि यह बहुत लंबा समय था और ये दृश्य एक सपने जैसा था। लेकिन अब मृतक का सामना करते हुए ऐसा लगता है कि 30 महीने लंबी वांग्यू नदी की राजधानी में वापस वे बूढ़े लोग और पुरानी चीजें एक के बाद एक उसके सामने चमक उठी और फिर अचानक उस व्यक्ति का नाम बोल दिया। वास्तव में बोलने में कुछ भी नहीं है, सिवाय इसके कि संदूक को बुलाया गया है और यह एक खोए हुए टुकड़े की तरह खाली है। किए ने मुस्कुराकर आह भरी और फिर झो जिशु की ओर देखा और फिर भौहें सिकुड़ लीं, तुम इस नज़र को कैसे साफ करते हो? झो जिशु ने अपना सिर हिलाया और मुस्कुराया, एक शब्द कहना मुश्किल है, शायद। ये पुराना हो रहा है। वेन केक्सिंग एक अच्छा आदमी है। जब वह अंदर आता है तो वह इसकी प्रशंसा करता है, लेकिन उसे लगता है कि सात स्वामी बिल्कुल भयानक है, लेकिन इस समय वह बेवजह असंतुष्ट है। उसने सोचा, इतने लंबे समय तक वह धीरे धीरे और मुश्किल से भीगता रहा। अगर यह यूकियो और अन्य लोगों के लिए नहीं होता जो शर्मिंदा थे, तो मुझे डर है कि मुझे उस आदमी का असली चेहरा देखने का मौका नहीं मिला। आदमी अंदर आया और कुछ शब्दों में कहा कि उसने अपने मानव त्वचा के मुखौटे को मिटा दिया और उसका असली नाम जाने। वेन केक्सिंग क्रोधित थे। पिंगन ने उन दोनों को बैठकर चाय पिलाने को कहा। उन्होंने सिर्फ किए की बात सुनी और पूछा, क्या बीजिंग में हमेशा सब अच्छा रहता है? झो जिशु कुर्सी की पीठ पर झुक गया। इस समय ऐसा लग रहा था जैसे उसका पूरा शरीर शिथिल हो गया था और उसने धीरे से कहा, जिन लोगों के पास अच्छे कौशल हैं और जो अच्छे दिखते हैं, राजकुमारी जिंगा ने जियो हो ये यूनिक्सिंग से शादी की
और युगल उत्तर पश्चिम में बहुत दूर चले गए। इसे वहां जड़ माना जाता है। सम्राट, ये भी बहुत अच्छा है। मुझे इस साल एक छोटा राजकुमार मिला है, लेकिन मैं पहले एक कदम उठाने जा रहा हूँ। मैं 3 राजकुमारों की पूर्णिमा की शराब के साथ नहीं रह सकता। उद्धरण चिन्ह। दोनों ने एक एक करके उत्तर दिया। दोनों ही धीमे थे। बड़ी चुड़ैल ने बीच में कुछ नहीं कहा, बल्कि चुपचाप सुनती रही। एक तरफ धूप बत्ती की आवाज समय बीतने के साथ धीमी होती दिख रही थी। वेन केक्सिंग को लगा कि दोनों पुरुषों के बीच एक अजीब सी आभा थी। उसने कभी इतना शांत और बेदाग झोंग जिशु को वहां बैठकर चाय पीते और गपशप करते नहीं देखा था। उसे ऐसा लग रहा था कि उन्होंने कई सालों से एक दूसरे को नहीं देखा है। मेरे परिचित और पुराने दोस्त पहली नज़र में मिले, लेकिन कोई खुशी नहीं थी। लेकिन पानी की तरह हल्की फुल्की बात कहने की जरूरत नहीं थी, लेकिन वे आम थे। उसे लगा कि यह सात दादा उसकी आंखों को अच्छा नहीं लग रहा है, और उसने अपने दिल से कहा, यह छोटा सा सफ़ेद चेहरा कहाँ से आया। 7 लॉर्ड्स। और 7 लॉर्ड्स ने अपने पहले नाम और उपनाम को प्रकट करने की हिम्मत नहीं की। ये निश्चित रूप से अच्छी बात नहीं थी। इसके बाद वेन केक्सिंग ने बहुत ही अप्रसन्नता से मानव त्वचा का मुखौटा उतार फेंका तथा गु जियांग और झांग चेंगलिंग को, जिन्होंने पहले से ही उसकी ओर देखा था, इशारा करते हुए कहा, इधर आओ तुम दोनों। बाकी तीनों लोग कुछ देर तक उसे देखते रहे। किए के चेहरे पर पुरानी यादों का हल्का सा भाव अभी भी फीका नहीं पड़ा था, और उसने पूछा, यह क्या है। झो जिशु ने एक पल के लिए हिचकिचाहट के बाद कहा, एक नदी, एक दोस्त। हालांकि इससे पहले कि वह ये कहता, वेन केक्सिंग ने अचानक झो जिशु का हाथ छोटी सी मेज पर पकड़ लिया और उसे अपनी छाती पर रख लिया। उसने झोजी को घूरते हुए कहा, नदियों और झीलों से दोस्त, क्या तुम और मैं नहीं थे? तो तुम क्या करने जा रहे हो? आंसू। उस समय किए के चेहरे पर अभिव्यक्ति को आश्चर्यचकित कहा जा सकता था, और यहाँ तक कि बड़ी चुड़ैल जो थोड़ी देर के लिए चुप हो गई थी, रुक गई, और काली आंखें उनके बीच बह गईं, और अंत में उसकी आंखें अजीब तरह से उस हाथ पर टिकी थी जिसे वेन केक्सिंग खींच रहा था। झो जिशु ने अपना दूसरा हाथ छुड़ाया और वेन केक्सिंग की कोहनी पर धीरे से उछला। उसने उसे अपना हाथ छोड़ने के लिए मजबूर किया, और फिर शांति से चाय का कटोरा पकड़े रहा। आमतौर पर बोलते हुए, इसे वेन केक्सिंग कहते हैं। लोग पागल हैं, वे हमेशा बकवास करते हैं। किवी को आश्चर्यचकित नहीं होना चाहिए। कि कुछ देर के लिए अचंभित रह गया, फिर अंततः वह इसे बर्दाश्त नहीं कर सका और बोला, शांति, तुम्हारी लंबी आंखों का क्या उपयोग है? क्या तुम झो गोंगजी में पानी नहीं मिलाते? झो जिशु रुमेंग जाग गया और खाली चाय का कटोरा नीचे रख दिया, और वेन केक्सिंग को एक सख्त नज़र से देखा। वेन केक्सिंग ने इसे अफसोस के साथ स्वीकार किया, एक ऐसी मुस्कुराहट को उजागर किया जिसने लोगों को खुजली से नफरत करने पर मजबूर कर दिया। किए ने भाई से आहें भरते हुए कहा, मैं चाहता हूं कि गोल्ड कप और कुई कियाओ सही और गलत हो, और अब चांदनी नदी ग्रीस पाउडर और उन नक्काशीदार जेड ब्लॉकों से भरी हुई है। मुझे नहीं पता कि यह अब कैसा दिखता है। उस वर्ष बीजिंग जल्दी में था। आप और मैं एक बार ऊंची इमारत पर सहमत हुए थे कि यदि आप जापान आते हैं तो आप नशे में होंगे। हालांकि मैंने नानजियांग में शराब के ठंडा होने का इंतजार किया है, इसलिए लोगों का आने का कोई इरादा नहीं है। उद्धरण चिन्ह। इसके तुरंत बाद उसकी आवाज बदल गई और ताओहुआ की आंखें संकुचित हो गईं, और उसने जानबूझकर कहा, जिशु, आप नियुक्ति से चूक गए, लेकिन मैंने कभी नहीं किया, और अब आपको याद है कि आपने कहा था कि आपको मुझसे अपनी पतली कमर खोजने के लिए कहना चाहिए। लड़की, मैंने बहुत कुछ देखा, मुझे नहीं पता। बड़ी चुड़ैल खांसी और उसके ठंडे चेहरे पर हल्की सी मुस्कान भी दिखाई दी। झो जिशु को लगा कि वह अब और इंतजार नहीं कर सकता, इसलिए वह खड़ा हुआ और जल्दी से मुक्का मारा और अहंकार से कहा, आह, क्या डोंगटिंग आ गया, ड्राइवर थक गया है, हम परेशान नहीं करेंगे। किए ने कहा, वास्तव में हम बिल्कुल भी थके नहीं हैं। वेन केक्सिंग ने उसी समय चिल्लाकर कहा, क्या तुमने ऐसा कहा है, एसु? तुरंत कमरे में सन्नाटा छा गया, और कुछ लोगों ने अपनी आंखें चौड़ी कर लीं, जब तक कि गु जियांग, जो कि असभ्य था, ने अचानक झांग चेंगलिंग के सिर को थपथपाया, जो पूरी तरह से अनुपस्थित था, और भावना के साथ कहा, यह एक रात में बबूल कितना जानता है। ज़ियाओ चेंगलिंग, मुझे लगता है कि भाई काओ को बचाने के लिए हम दोनों ही हैं। लोगों का ये समूह केवल हवा के लिए लड़ने से ईर्ष्या करता है, जो पूरी तरह से अविश्वसनीय है। उद्धरण चिन्ह। क्यूई ने हंसते हुए कहा, छोटी लड़की को चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप कहती हैं कि आपका भाई काओ किंगफेंग तलवार स्कूल का व्यक्ति है, और वे अजीब लोग उसका इलाज करने की हिम्मत नहीं करते हैं। लेकिन अगर आप तैयार नहीं हैं, तो आप जल्दबाजी में होंगे।
उस पर आरोप लगने के बाद इससे उसकी परेशानी बढ़ गई होगी। जीशु, आपको जाने में कितना समय लगेगा? थोड़ी देर के लिए बैठो। प्राचीन लोग अक्सर आह भरते हैं कि जिन सेरेनिटी में कोई नहीं है, और अब आप और मैं आखिरकार फिर से मिलते हैं। एक बार आपके पास अभी भी भविष्य में पुरानी चीजों का एक गिलास है, तो जल्दी क्यों? उद्धरण चिन्ह। वेन केक्सिंग को केवल यह महसूस हुआ कि यह व्यक्ति बात कर रहा था और खींच रहा था और लिख रहा था, और यह अप्रासंगिक था। जितना अधिक वह उसे देखता था, उतना ही वह नाखुश होता था। मुझे लगा कि यह सुरुचिपूर्ण और झूठा और अश्लील था। बकवास। बहुत से लोग वास्तव में लोगों से नफरत करते हैं। न तो सुंदरियां कर सकती हैं, न ही अद्वितीय सुंदरियां। इसलिए उन्होंने झू शिशु को खींच लिया और कहा, हाँ हाँ, बाकी को परेशान मत करो, हमारे पास अभी भी कुछ है। बड़ी चुड़ैल मुस्कुराए और अपना सिर हिलाया, अपने हाथों को नीचे रखते हुए और खेल के टुकड़े पकड़ते हुए, और खड़े होकर कहा, झू जुआंग, मैं तुम्हें देखता हूँ, तुम बुरे दिखते हो। इसे स्थिर के रूप में वर्णित करते हैं। क्या आप अपनी नसों का पता लगा सकते हैं? झूजी को राहत मिली, लेकिन वेन केक्सिंग ने उसका हाथ कसकर पकड़ रखा था। के चेहरे का मजाक गायब हो गया और उसने भौहें सिकोड़कर पूछा, क्या? दावू ने कहा, मुझे इसे सही ढंग से कहने के लिए इसे देखने की आवश्यकता है, लेकिन IMHO, श्री झू जुआंग, मैं आपको इस तरह देख रहा हूं जैसे कि दीपक का अर्थ समाप्त हो गया है। क्या हुआ? वेन केक्सिंग ने शब्द सुने, धीरे धीरे झू जिशु को जाने दिया। उसका अनियंत्रित रंग गरिमा में हो गया। के ने अचानक कहा, क्यों? हे लियानहे ने तो तुम्हें जाने भी नहीं दिया। हेलियानची आज सम्राट का नाम है, और उसने उदासीनता से कहा, लेकिन उस समय किसी ने भी विवरण पर ध्यान नहीं दिया। सभी लोग जो जानते थे या नहीं जानते थे, झू जिशु को देख रहे थे। झू जिशु को थोड़ा मुस्कुराना पड़ा, अपनी कलाई को फैलाया, इसे सपाट रखा और इसे दावू को सौंप दिया, और मुस्कुराया, क्यों? वहाँ क्या है? वह किस तरह का व्यक्ति है? क्या आप मुझसे ज्यादा स्पष्ट नहीं हैं? बड़ी चुड़ैल ने झू जिशु की नाड़ी पर 3 उंगलियां रखी। भौहें सिकुड़ गईं और कड़ी हो गईं। उसे छोड़ने में काफी समय लगा। उसने धीरे से आह भरी और पूछा, मैंने सुना है कि रोशनदान में 7 छोर 3 मार है। अच्छा, आपने हर 3 महीने में एक कील ठोकी और उसे आपके शरीर में बढ़ने के लिए कहा, और मेरिडियन धीरे धीरे मर रहे हैं, ताकि आप लापरवाह न हो और थोड़ी आंतरिक शक्ति बचा सके, है ना? के की पलकें झपक गईं। झू जिशु अभी भी मुस्कुराया। बड़ी चुड़ैल की दृष्टि अच्छी है। बड़ी चुड़ैल ने उसे अनदेखा किया, लेकिन बस उसकी पीठ पर चला गया और धीरे धीरे कमरे में चहलकदमी की। वेन केक्सिंग को अचानक थोड़ा घबराहट महसूस हुई। उसने अपना मुंह खोला, लेकिन कोई आवाज नहीं की। लेकिन क्यूई ने उससे उसके लिए पूछा, वूशी, क्या तुम्हारे पास कोई रास्ता है? दाव ने बहुत देर तक एक शब्द भी नहीं कहा, शब्दों को सुना और थोड़ी देर के लिए इसके बारे में सोचा, फिर धीरे से अपना सिर हिलाया। यदि आपने एक बार में 7 कीलें ठोकी हैं, हालांकि लोग बेहोश हैं, फिर भी मैं उन्हें बाहर निकालने का प्रबंधन कर सकता हूँ। बाद में, यदि आप अपना अच्छा ख्याल रखते हैं, तो आप थोड़ा ठीक हो पाएंगे, लेकिन एक बार आपके शरीर पर कील खींची जाने के बाद, आपकी आंतरिक शक्ति निश्चित रूप से सभी मेरिडियन को तोड़ देगी जो मरने वाले हैं, और फिर देवताओं के पास कोई रास्ता नहीं होगा। ये बाई ने पहले ही एक बार यह कहा था। झू जिशु ने अपना हाथ लहराया और इसे फिर से सुनने की अनिच्छा व्यक्त की। जब बड़ी चुड़ैल ने अभी अभी बात की, तो उसने यह नहीं कहा। आखिरकार उसके दिल में अभी भी कुछ अवधि थी, अन्यथा वह अपनी कलाई नहीं सौंपता। उसे नहीं पता था कि यह कब शुरू हुआ। शायद यह उसके आसपास के लोगों का शोर था, शायद ये कई परेशान करने वाली चीजों का मिश्रण था, और शायद वह दुनिया के लिए उदासीन था। इस समय जब मैंने दाव को ये कहते सुना, तो मुझे मन ही मन थोड़ी परेशानी महसूस हुई और बमुश्किल हंसी आई। मुझे ये पहले ही बता देना चाहिए था। अगर मुझे पता होता कि दाव इतना अद्भुत है कि कीलें निकाली जा सकती हैं, तो रोशनदान बदल दिया जाता। सुरक्षित तरीका यह है कि कोई भी मछली छूट न जाए। दावू ने उसे 2 आंखों से देखा, अभी भी सावधानी से जवाबी उपायों के बारे में सोच रहा था। जवाब दिए बिना झू जिशु ने क्यूए को सिर हिलाया और कहा, चलो पहले चलते हैं और फिर मिलते हैं। वे दरवाजे पर आए और अचानक बड़ी चुड़ैल को ये कहते सुना, रुको, या। झू जिशु अभी भी ठीक है। वेन केक्सिंग ने उसे पकड़ लिया है। उसका लोहे जैसा घेरा झू जिशु की कलाई पर था और उसने उसे जगह पर ठोंक दिया। उसने पीछे मुड़कर विनम्रता से पूछा, बड़ी चुड़ैल क्या सोच रही है? उद्धरण चिन्ह। बड़ी चुड़ैल ने एक क्षण हिचकिचाते हुए कहा, झू जुआंग, यदि आप अपने सभी कौशल छोड़ देते हैं, तो शायद मुझे आपको सुरक्षित रखने के लिए 2 अंक मिल सकते हैं।
जब झो जिशु ने अपना कौशल त्याग दिया, शब्द सुने, तो उसके पीले चेहरे पर एक अवर्णनीय मुस्कान तैर गई। उसने अपनी आवाज को रोकने के लिए अपना हाथ उठाया और धीरे से पूछा, इसे त्याग दो। मेरे शरीर में और क्या है? क्या मैं अभी भी वही हूँ? यदि नहीं, तो मैं अभी भी जीवित क्यों हूँ? फिर वह वेन केक्सिंग से अलग हो गया और दूर चला गया। बड़ी चुड़ैल ने उसके मुंह से बात की, लेकिन उसने अभी भी कुछ नहीं कहा, लेकिन इसे एक अश्रव्य आह में बदल दिया। झांग चेंगलिंग उलझन में उन दोनों लोगों के पीछे पीछे चल रहा था। उसे लगा कि मास्टर के रूप बदलने के बाद ऐसा लग रहा था कि पूरा व्यक्ति थोड़ा अलग हो गया है। माहौल बेहद उदास था और एक तरफ गू जियांग भी शोर मचाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। उसने पीछा करने की हिम्मत नहीं की। जब तक आप आम तौर पर एक साथ मिलते हैं, आपको एक दूसरे से एक वाक्य कहना पड़ता है और बहुत अधिक ऊर्जा जारी करने के लिए एक दूसरे से बात करते रहना पड़ता है। दोनों लोगों ने एक शब्द भी नहीं कहा, लेकिन वे अपने अपने रास्ते चले गए। झो जिशु के पास एक मानव त्वचा भी थी। मुखौटा फिर से वापस नहीं लाया गया, वैसे भी अभी कोई भी उसे नहीं पहचानता था। उसे अपने सीने में घुटन जैसा असहज महसूस हुआ। बड़ी चुड़ैल के शब्दों में ऐसा लगा जैसे उसने उसे अपनी छाती पर एक जोरदार झटका दिया हो। अपनी मार्शल आर्ट को खत्म करने के लिए फैन के पास 20% उम्मीद थी, इसलिए वह यह उम्मीद नहीं रखना चाहता था, बस ऐसे ही धीरे धीरे और शांति से मरना चाहता था। सदियों से मुझे नहीं पता कि मार्शल आर्ट में कितने लोगों ने धोखा देने वाली किताब के लिए लड़ाई लड़ी है। उस समय उन्हें सर्दियों, 9 और गर्मियों जैसे दशकों तक प्रशिक्षित किया गया है और वे दशकों से संघर्ष कर रहे हैं। मुझे इसका एहसास हुआ, यह कोई बाहरी चीज नहीं है, यह कोई कौशल मात्र नहीं है, यह व्यक्ति का सार है। मार्शल आर्ट को छोड़ने का क्या मतलब है? ऐसा लगता है जैसे किसी व्यक्ति में आत्मा ही नहीं है। वह शुरुआत में मूर्ख बन सकता है और स्तब्ध महसूस कर सकता है। दावू ने स्वाभाविक रूप से यह समझ लिया, इसलिए अंत में उसने सिर्फ आहें भरी और राजी नहीं हुआ। अगर 7 आत्माएं लियू शाओ के पास चली गईं, अगर ये आखिरी गरिमा खो गई, तो क्या ये केवल एक मौत नहीं होगी जो तैरते हुए जीवन का कर्ज है? वह वास्तव में जीना चाहता था, लेकिन वह मरना नहीं चाहता था। अचानक झो जिशु एक लंबा गीत गाने से खुद को रोक नहीं सका। अगर यूं बहुत देर हो चुकी है, तो मुझे डर है कि मैं उम्र के साथ नहीं रह पाऊंगा। तीर्थयात्रा का मैग्नोलिया वह स्थान होगा जहां शीलांझो रहता है। क्यूक्यूई का अनुक्रम, लेकिन फैली हुई घास और पेड़ सुंदरता की धुंधलकी से डरते हैं। आवाज थोड़ी कर्कश थी, एक एक शब्द उदासी और गुस्से को छिपाते हुए, लेकिन अवर्णनीय क्रोध और अहंकार को छोड़ दिया। ये जन्मजात अहंकार समाप्त हो गया। 3 पहाड़ों और 6 नदियों में हजारों मील तक संघर्ष करते हुए नदियों और पहाड़ों के बीच जियोकू डिस्क बहुत लंबे समय तक छाती में लटकी रही और आखिरकार उसका गला टूट गया। वह दिन उदास था, जमीन पर भारी बारिश हो रही थी और पूरी दुनिया दूसरी ओर देख रही थी। घास और सूखे पेड़ों से ढका हुआ सिर्फ एक ऐसा रास्ता था। बेरहम हवा वहां नहीं रुकी। ज़ियाओ ज़ियाओ पहाड़ी भूत की तरह रोते हुए दरार वाले जंगल से तेजी से गुजरा। 1000 साल एक दिन के समान होते हैं और 10,000 साल एक दिन के समान होते हैं। हवा ने झोउजी की चौड़ी जैकेट की आस्तीन को फुला दिया, मानो उसे हवा के साथ चलने के लिए कह रही हो। वेन केक्सिंग ने अपना सिर उठाया, झो जिशु की पतली हड्डियों के पीछे घूरते हुए। सींगों के लंबे बाल हवा से कोड़े की तरह मुड़े हुए थे। उसने अपनी आंखें अपनी तरफ खींच लीं और अपनी आंखें बंद कर लीं। गर्म दर्द महसूस कर रहा था। ठंडी हवा झो जिशु के गले में घुस गई। उसका स्वर, जिसे वह नहीं जानता था कि कहाँ जाना है, अचानक बंद हो गया और उसकी कमर थोड़ी खांस गई। लगभग पारदर्शी होठों पर 2 होठों के बीच केवल एक बिंदु था। पतली और पतली रेखा से खून बहता हुआ देखा जा सकता था, लेकिन मानो एक मुस्कान के साथ, यिन होन। वेन केक्सिंग ने अचानक ऊपर देखा, सामान्य आकाश को देखते हुए जो गिरने वाला था, और फिर थोड़ी ठंडी चीजें उसके चेहरे पर गिर गई। ये डोंटिंग में पहली बर्फ थी। हीरो क्यों मर गए? होन ज्ञान आखिरकार बूढ़ा क्यों हो गया? वेन केक्सिंग ने अचानक अपने सीने में एक अकथनीय उदासी महसूस की, जैसे कि खुद के लिए और दूसरों के लिए। लगभग बह निकला, उसने इनकार कर दिया। उसकी उंगलियां कांपने लगी, केवल महसूस किया कि स्वर्ग और पृथ्वी को फाड़ने की इच्छा लग रही थी। 8 बंजर भूमि और 6 सामंजस्य की इच्छाएं, अभिलाषाएं। वह स्वर्ग से सवाल करना चाहता था, सृष्टि क्या है और वह एक आदमी होने के लिए क्यों पैदा हुआ है, और उसे सृष्टि की दया पर होना चाहिए। गू शियान कांप उठी जब उसने अपने मालिक को पीछे मुड़ते देखा और मुस्कुराते हुए उससे पूछा, शियान, क्या तुम्हें काओ वैनिंग का मूर्ख लड़का पसंद है? गू जियांग ने एक पल के लिए उसे घूरते हुए कहा, मास्टर। वेन केक्सिंग ने फिर पूछा,
क्या आपको लगता है कि वह ठीक है? बू जियान को केवल यह महसूस हुआ कि उसकी आंखें उसके दिल में झांक रही थीं, और अचानक उसके दिल में एक अजीब सी भावना उभरी, ये सोचते हुए कैसे काओ वैनिंग है। उसने उस आदमी के बारे में गंभीरता से सोचा और खुद से कहा, अगर तुम गलत हो, अगर तुम्हें भविष्य में पता चला, तो मुझे डर है कि तुम दुखी हो जाओगे। ये सोचते हुए उसने एक लंबी तलवार को जोर से खड़ा किया और शीर्ष पर पहुंच गया। बूढ़ी परियों की जोड़ी जियो, जल्दी से पीछे देखो, वाक्य तुम उसे पहले ले जाओ, जल्दी करो। बू जियान को अचानक याद आया कि अभी तक किसी ने उससे नहीं कहा था, उसे ऐसे ही जाने दो। पता नहीं क्यों उसकी आंखों के घेरे अचानक लाल हो गए और फिर मूर्खतापूर्ण तरीके से सिर हिलाया, लेकिन उसके मुंह से बस इतना ही निकला, बड़े भाई काओ बहुत अच्छे हैं, बोलेंगे और सीखेंगे। वेन केक्सिंग ने मन ही मन हंसते हुए कहा, हाँ वह स्प्रिंग स्लीप, स्लीपिंग और डाइंग जैसी बातें कह सकता है। बू जियांग ने सुना कि वह कुछ व्यंग्यात्मक बात कह रहा था, इसलिए उसने गंभीरता से जवाब दिया, वसंत नींद में है, शरद ऋतु छोटी है, गर्मियों में खर्राटे हैं और लोग वसंत में सभी नींद में हैं। क्या वह सो नहीं रहा है या जाग रहा है? मुझे लगता है कि भाई काओ की बात समझ में आती है। यह उन बेवकूफ़ों से थोड़ा भी बेहतर नहीं है जो मुंह बंद करके कड़वी ठंड से गुलदाउदी की खुशबू कहते हैं। वेन के ने लाल गालों वाली युवा लड़की को गौर से देखा, अचानक सिर हिलाया और कहा, ठीक है चलो उसे बचाते हैं। बू जियांगी, वह क्यों नहीं था? वेन केक्सिंग ने अचानक उसे बीच में रोका और जोर से कहा, यदि आप किसी को बचाना चाहते हैं तो आप किसी को बचाएंगे, यदि आप किसी को मारना चाहते हैं तो आप किसी को मार देंगे। आप जो चाहे कर सकते हैं। देखिए कि दुनिया में कौन लाओ तजू को सड़क पर जाने से रोकने की हिम्मत करता है। इतनी सारी कुटिल बातें क्या हैं? एक छोटे से सफेद चेहरे वाला खट्टा विद्वान पादना जानता है। आसू, क्या तुम आओगे? झो जिशु ने हंसते हुए कहा, साथ चलने की हिम्मत मत करो। वेन केक्सिंग का मुंह थोड़ा सा हिला, लेकिन उसकी भौहें उठी हुई थीं, जिससे एक अवर्णनीय जानलेवा नजर प्रकट हो रही थी, जिससे उसका नकाबपोश चेहरा थोड़ा डरावना लग रहा था। कह रहा था, ठीक है जियान, तुम किसे बचाने के लिए तैयार हो? बस इसे बचाओ, मैं एक बड़ी लड़ाई के लिए तुम्हारा साथ दूंगा। काओ वैनिंग इस समय बहुत शर्मिंदा था। उसका शरीर मिट्टी के बंदर की तरह लुढ़क गया था, उसके कपड़े फटे हुए थे और उसकी आंखें सूजी हुई थीं, कुछ खोली नहीं जा सकती थीं। उसके हाथ उसके पीछे बंधे हुए थे, उसकी तलवार ने उसे छोड़ दिया और वह पूरी तरह से धक्का देकर लड़खड़ाता हुआ चल रहा था। फैंग शियाओफेंग समय समय पर उसके कानों में दहाड़ता और चिल्लाता था, लेकिन किसी कारण से वह बहुत शांत था। उसने सोचा कि वह वास्तव में भाग्य से बाहर था। किंग फेंग तलवार स्कूल के पूर्वज थे, तलवार लोगों में है। तलवार टूट गई है, धार्मिकता कट गई है, दानव कट गया है और दानव हटा दिया गया है। अब जब उसकी लंबी तलवार मुड़ी हुई है, तो उसे माना जा सकता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप राक्षसों के साथ सभी तरह से जाते हैं। काओ वैनिंग को हमेशा लगता है कि वह एक बड़ा आदमी नहीं है जो आलसी और लंगड़ा है, और जो मार्शल आर्ट के साथ लंगड़ा है। वह सभी चीजों में विवेक के योग्य है और वह इसका हकदार है। उसने केवल भाई झोऊ के अच्छे कामों और बू जियांग नामक एक दुबली पतली लड़की को देखा जो झांग परिवार के बच्चों की रक्षा करने में लगी हुई थी। इसके बजाय ये जाने माने धर्मी लोग कड़ी लड़ाई लड़ रहे थे। क्या सकारात्मक है और क्या बुरा? काओ वैनिंग का सबसे बड़ा लाभ यह है कि वह शुरू से ही इसके बारे में सोच सकता है। किंग फेंग संप्रदाय ने उसे अच्छाई और बुराई का मार्ग सिखाया, लेकिन उसे प्रसिद्धि और भाग्य का मार्ग नहीं सिखाया। तो क्या हुआ अगर सभी ने कहा कि वह बुरा था और सभी ने कहा कि वह भटक गया था और गिर गया था? काओ वैनिंग ने इसके बारे में सोचा और महसूस किया कि यह बहुत असहज था, लेकिन वह असहज महसूस करता था। उसे नहीं लगा कि उसके साथ कुछ गलत था, इसलिए उसे स्पष्ट रूप से सोचना पड़ा, यह नहीं कहना कि मैं अच्छा था, फिर इसे जाने दो। कोई भी किसी को बाधित नहीं कर सकता, सिवाय यह मास्टर और चाचा को थोड़ा खेदजनक लगता है। काओ वैनिंग को एक पुरुष लियुलियु द्वारा एक पसली के साथ छूट दी गई थी और उसकी छाती उसकी सांसों के बीच गर्म और दर्दनाक महसूस हुई और वह थोड़ा भ्रमित था। उन्होंने उसे एक अंधेरी जगह पर फेंक दिया और उसने यह नहीं देखा, इसलिए उसने पहले इसे बंद कर दिया। आंखें उसकी सांस को समायोजित करें, पहले उसकी आत्मा को ऊपर उठाने की योजना बनाएं और फिर भाग जाएं। वह अभी भी भागने का इरादा रखता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि दूसरे कैसे हैं। बू जियांग झांग चेंगलिंग को अकेले ले जाता है। अगर वह भाई झो और भाई वेन को नहीं ढूंढ पाता है, क्या फिर से जहरीले बिच्छुओं से मिलना परेशानी की बात नहीं है? मुझे नहीं पता कि कब तक। अचानक बाहर से हलचल मच गई
केवल उनकी एक बहुत ही परिचित आवाज जोर से दहाड़ती है, आप फोर्ट। हम किंग फेंग संप्रदाय राक्षस कब बाहर निकल गए। मैं आरूलाल विलो हरे रंग को देख रहा था। आप दोनों एक पुराने राक्षस अच्छे नहीं लगते हैं। तभी काओ वेनिंग की आंखें चमक उठी। उनकी झोपड़ी का दरवाजा खुला और लोगों का एक समूह अंदर आया। उसने अपनी आंखें सिकोड़ ली, एक भालू की तरह देखा, ध्यान से देखा और पाया कि भीड़ में गुस्सा बिल्कुल वही था। चाचा मो हुआई कौन, काओ वेनिंग ने सोचा, टूट गया, मेरे चाचा फटने वाले हैं। मो हुआई कौन पहले से ही पागल था। जिस क्षण उसने काओ वेनिंग को देखा, वह हिंसक रूप से चिल्लाया, अपनी आस्तीन ऊपर उठाए और लियू लुगोन को एक बड़े नितंब पर धकेल दिया। उसका बिल्कुल भी सम्मान नहीं किया गया और ताओ होंग गुस्से में था, चिल्लाया, मो हुआई कौन, तुम पागल हो क्या। मो हुआई कौन भी स्पष्ट था और सभी के सामने चिल्लाया, वह मेरा भतीजा था। उसने जो बुरा काम किया वह स्वाभाविक रूप से मेरे भाई का काम था, जो दरवाजा साफ कर रहा था और आपके पुराने राक्षस कुत्ते का उपयोग पर्दे को चाटने के लिए कर रहा था। अपने पैरों पर अपनी उंगली उठाओ। काओ वेनिंग खुद को रोक नहीं पाए और चिल्लाने लगे कि हालांकि चाचा बुरे स्वभाव के थे, फिर भी वे उनकी ओर मुड़े। कौन जानता था कि मो हुआई कौन ने फिर कहा, आपको मास्टर को देखना होगा। काओ वेनिंग चुप हो गए और फूट फूट कर रोने लगे। फेंग जियाओफेंग अचानक चिल्लाया, एक धुंधले गुलाम को खींचा जो उसकी आंखों पर धुंध से ढका हुआ था और मो हुआई कौन की ओर इशारा किया, ठीक है, आप एक हवा तलवार स्कूल हैं, आपसे पूछते हैं कि एक अच्छे शिक्षक भतीजे ने क्या किया है। छोटी राक्षस लड़की जो उसके साथ थी, उसने आशान की आंखों में जहर डाल दिया और छोटी राक्षस लड़की को पकड़ नहीं सका, इसलिए मैं काओ नाम के लड़के की आंख खोदने जा रहा था। मो हुआई कौन बस बात करना चाहता था, बस किसी को सुन रहा था जो उसके बगल में सूंघ रहा था, और कहा, एक युवा लड़की अपने शॉट के क्षण में इतनी शातिर है, ये देखा जा सकता है कि वह थोड़ी चुड़ैल भी है। काओ शाओक्सिया इस तरह से उदासीन क्यों है। महिलाएं एक साथ मिलती हैं और सलाह मांगती हैं। उद्धरण चिन्ह। फिर उसने मो हुआई कौन की बात को रोक दिया। मो हुआई कौन ने काओ वेनिंग को एक गहरी नजर से देखा और उसने अपना मुंह खोला और दुखी होकर पुकारा, अंकल। मो हुआई कौन ने गुस्से से कहा, तुम्हारा चाचा कौन है। उसने एक कदम आगे बढ़ाया, काओ वेनिंग का कॉलर पकड़ा और फुसफुसाया, उन्होंने पूछा, तुम्हारे साथ कौन व्यक्ति है, बोलो। काओ वेनिंग ने अपना मुंह खोला और फुसफुसाया, वह जियांग। जियांग एक बुरा व्यक्ति नहीं है चाचा, जियांग। जियांग। ताओ हुनपो ने उपहास किया, अक्सियांग। ये बहुत प्यारा था। यूक्यू, जो दूसरी दिशा से जल्दी से वापस आया था, ने भी शांति से हस्तक्षेप किया, युवा लोग सुंदरता से भ्रमित होते हैं और इसमें कुछ भी गलत नहीं है। जब तक आप पुनर्वासित हैं, तब तक आप अनुचित और संकीर्ण सोच वाले नहीं हैं। इससे पहले कि वह बात पूरी करती, फेंग जियाओफेंग क्रोधित हो गया, मैं उसकी आंखें खोदने जा रहा हूँ। मुझे नहीं पता कि यह जानबूझकर किया गया था या अनजाने में, और सफलतापूर्वक सिर के क्षेत्र को तोड़ दिया। यूकिवा ने अपने दांत पीस लिए और बौने को जमीन पर रौंदने के लिए इंतजार नहीं कर सका। वर्तमान में कुलीन झाओ जिंग, मास्टर तजुमो और अन्य लोग विवेकपूर्ण अंतिम संस्कार को संभालने में व्यस्त हैं और वे यहाँ नहीं हैं। ड्रैगन के इस समूह का कोई नेता नहीं है और आप मुझसे एक शब्द कहने में और भी अधिक लापरवाह हैं। एक छलांग में काओ वेनिंग ने जमीन से पूरे व्यक्ति को चौंका दिया। अपने दांत पीसते हुए कहा, नकारात्मक बाधाएं, ईमानदारी से, छोटे दानव ने झांग के बच्चे को कहाँ लूट लिया। काओ वेनिंग ने बड़ी मुश्किल से अपना मुंह खोला और कहा, अजियांग ने नहीं। मो हुआई ने अपने हाथों को सुअर के सिर की तरह चेहरे पर थप्पड़ मारा। ठीक है, बस एक स्पष्ट आवाज सुनते हुए कहा, छोटी राक्षस लड़की कहाँ है। अपने पुराने बेशर्म लोगों को देखो, अगर आपके पास क्षमता है तो मुझे पकड़ो। काओ वेनिंग के सिर में विस्फोट हुआ। आशियान गु जियांग इतने बड़े तरीके से दरवाजे पर दिखाई दिया और वह निडर दिखी, और फिर उसने काओ वेनिंग की दुखद स्थिति देखी और तुरंत उसके दिल में एक अज्ञात आग उठी। व्यंग्य, मैंने ये भी कहा कि आप सभी प्रसिद्ध हैं, लेकिन आप इस पर हमला करने के लिए अन्य लोगों को नहीं हरा सकते। साहस की यह परंपरा है। झांग चेंगलिंग, मेरे पास आओ और तुम उन्हें बताओ, मैंने तुम्हें कहाँ अपहरण कर लिया। सभी ने ये देखा। उसके पीछे एक सिकुड़ा हुआ युवक उसे भीड़ भाड़ वाली जगह पर कुछ कहने के लिए मजबूर कर रहा था और वह थोड़ा शर्मिंदा था। इसके अलावा फेंग शियाओफेंग और अन्य लोग इतने उग्र थे कि उन्होंने उसे पुकारा। वह मदद नहीं कर सका, लेकिन झिझक गया। झांग चेंगलिंग एक बड़ी लड़की और एक बहू के साथ कदम से कदम मिलाकर गु जियांग के पास पहुंची और धीरे से कहा, बहन, गु जियांग ने मुझे कभी अपहरण नहीं किया, मैंने उनका पीछा किया। लियू लुगोंग ने गुस्से से कहा, बकवास मत करो लड़के। झांग,
तुम कितने साल के हो और सुंदर बनना सीखो। क्या तुम इन राक्षसों से अंधे हो सकते हो? जैसे ही फेंग जियाओफेंग ने देखा कि गु जियांग की आंखें लाल थी, उसने एक बड़ा चाकू निकाला और उस पर वार किया। मृत लड़की, अपनी आंखें छोड़ दो। गु जियांग ने 3 कदम पीछे की ओर, उस ब्लेड से बचते हुए जो उसके जैसा दिखता था, बीम के ऊपर से उड़ गया और कृपालुता से कहा, फेंग बोना, वह बेवकूफ बड़ा आदमी खून के सांचे के 8 जन्मों तक आपका पीछा करता रहा है। लड़की दयालु और नर्म है, लेकिन उसे अंधे की चाल चलने दो। अगर तुम किसी और से टकराते हो तो तुम्हारे पास उसका जीवन है। यह उल्लेख करने की नहीं कि तुम अपने पहाड़ के गुलाम को प्रभावित करने के लिए कुछ खोजने के लिए ठीक हो। हम उसकी आखिरी खर्राटों में सांस की थोड़ी कमी थी और लड़की का शरीर घबराहट में घर की बीम पर तड़प रहा था। लोगों के एक समूह की घेराबंदी से बचते हुए उसने चुपके से ध्यान केंद्रित किया और काओ वैनिंग के पास पहुंची। राशि चक्र भी बीम पर उड़ गया। गु जियांग को रोक दिया और अभिवादन का एक शब्द भी नहीं कहा, उस पर हमला किया। गु जियांग, लेकिन नायक ने नहीं खाया और दूसरे बीम पर कूद गया और वह एक बंदर की तरह फैल गया। योकोगी में रहते हुए शरीर ने हवा में एक सुंदर चक्कर लगाया, जैसे कि उसके हाथों से कुछ फेंका गया हो, और उसके मुंह से कहा, यहाँ। राशि चक्र ने उसे एक डरावना कहा। कौन जानता था कि अज्ञात मूल की छोटी राक्षस लड़की के हाथों में कौन सा जहरीला छिपा हुआ हथियार था। फिर झपट्टा मारा और एक बड़ा कदम पीछे ले गया, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। फिर से देखो, गु जियांग ने पहले ही उसे हिला दिया और बिना पीछे देखे हंसा। बदसूरत राक्षस, तुम्हें डराते हैं। मो हुआईकॉन्ग ने काओ वैनिंग को गिरा दिया, जो भयभीत था और उदासीनता से देख रहा था। उसने सोचा कि उसके बेवकूफ भतीजे को एक आपदा का सामना करना पड़ा। छोटी लड़की स्पष्ट रूप से भाग गई थी, लेकिन उसे बचाने के लिए वापस आ गई। यह एक दयालु और धार्मिक बात भी है, जो थोड़ा मुश्किल है। बिंदु, उसने काओ वैनिंग की बेवकूफ नज़र पर नज़र डाली जो बाएं और दाएं हिल रही थी और गु जियांग को खींचने के लिए इंतजार नहीं कर सकती थी। उसने अपने होठों को चीर दिया और उसका दिल उलझना मुश्किल था। वैसे भी कुछ लोग भविष्य में हेडोंग शेर से शादी करने के लिए तैयार हैं। पीड़ित जैसे ही हुआ, ताओ हुंगलियू ने झपट्टा मारकर गु जियांग को बीच में ही छोड़ दिया। गु जियांग स्पष्ट था। उसने अपना पैर उठाया और छोटा खंजर बाहर निकल आया और लियू लुगोन के माथे पर निशाना साधा। कि लियू लुगोन के पास अभी भी कुछ कौशल है। चकमा न दे या चकमा न दे, थोड़ी देर के लिए बैसाखी को पार करें। गु जियांग को केवल एक तेज हवा का झटका लगा, ये जानते हुए कि वह पहुंच से बाहर है। जल्दी से अपने पैरों को सिकुड़ते हुए, काफी तेजी से सिकुड़ते हुए, जूते की नोक पर खंजर टूट गया। गु जियांग तुरंत पलटी और चाल को फिर से दोहराना चाहती थी। कौन जानता था कि ताओ हुनपो ने उसे पीछे से छुआ था। गु जियांग ने उत्सुकता से कहा, मैं मरने जा रहा हूँ, तुम लोग अभी भी मजा देखते रहो। बस एक हंसी सुनते हुए फिर ताओ हुनपो ने महसूस किया कि एक तेज हवा उसे मार रही है। जब उसने उसके पिछले दिल पर सीधा वार किया तो उसके पास छिपने का समय नहीं था। वह केवल उसे आगे फेंकने की कोशिश कर सकती थी और पूरा व्यक्ति एक बड़े की तरह था। गेको घर की बीम पर फंस गया और गु जियांग ने बीम से नीचे कूदने का अवसर लिया। सभी को पता चला कि उसने ताओहुंग को लगभग डरा दिया था। वास्तव में यह एक अखरोट का खोल था, अभी भी आधा। तभी दरवाजे पर अखरोटों के पकड़ने की आवाज आई। मैंने देखा कि एक सुंदर आदमी अपने हाथ में अखरोटों का एक छोटा पैकेट पकड़े हुए था। उसने अखरोट को कुचल दिया और अखरोट का छिलका फट गया। फिर उसने अखरोट की गिरी को अपने मुंह में फेंक दिया। बड़े चाव से खाते हुए उसके पीछे एक आदमी आया जो और भी ज्यादा दुखी था। वे दोनों सास ससुर की तरह दिख रहे थे और उनकी शर्मीली आंखें सूजी हुई थीं। अखरोट पकड़े हुए व्यक्ति ने अभी भी विनम्रता दिखाए और अपने बगल में बैठे व्यक्ति से पूछा, क्या आप खाना नहीं खाएंगे? उसके बगल में बैठा आदमी पीछे की ओर झुक गया, जैसे कि वह बाढ़ के जानवर से छिप रहा हो। घृणा से भरे चेहरे के साथ, इस बात को और आगे ले जाओ। अखरोट लेने वाला आदमी हंसा, हाँ माननीय, क्या तुम अखरोट खाने से भी डरोगे? मूर्ख, यह अच्छी बात है। ज्यादा चतुराई से खाओ और अपना दिमाग भरो। उसके बगल में बैठा आदमी आगे बढ़ा, झांग चेंगलिंग के कंधों पर अपनी बाहें फैलाईं और मुंह से कहा, यही बात सुअर के दिमाग के लिए भी सच है। यू क्यू ने भौहें सिकुड़ते हुए पूछा, आप कौन हैं? मैंने देखा कि जिस आदमी ने झांग चेंगलिंग को गले लगाया था, उसने लड़की को आगे धकेला और उसके कान में फुसफुसाया, मुझे वह देखने में अच्छा नहीं लग रहा है और तुम मुझे एक शॉट दो। झांग चेंगलिंग बड़ा हुआ और उसे बेवकूफ़ी से देखा, मास्टर, मैं, तुम क्या हो? बहन गु जियांग, उन्होंने तुम्हें परेशान किया और तुम बस देखती रही। क्या ये कोई आदमी है? झांग चेंगलिंग ने अपनी उंगली बढ़ाकर कियू लिंग की ओर इशारा किया
और असमंजस में खुद की ओर इशारा करते हुए कहा, ये वह अजीब आदमी अपनी सास के रूप को देखने के लिए अभ्यस्त नहीं हो सका और उसकी गांड पर एक लात मारी। झांग चेंगलिंग ने 2 कदम उठाए और लगभग क्यू की बाहों में गिर गया। यू क्यूक्सी बहुत खुश हुआ और उसने अपनी आवाज को नर्म करते हुए झांग चेंगलिंग से कहा, झांग परिवार के बच्चों, मेरे पास आओ। झांग चेंगलिंग की आंखें अभी भी उलझन भरी थीं, लगभग उस खरगोश की तरह जो अपना घर नहीं ढूंढ पा रहा था। और अखरोट पकड़े हुए आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम बहुत क्रूर हो। उसके बगल में बैठे आदमी ने शांति से कहा, जब बच्चा बाज बड़ा हो जाएगा तो उसे बाज अपने घोंसले से बाहर ले जाएगा और मैं भी उसकी भलाई के लिए ही हूँ। झांग चेंगलिंग, जिसे चील माना जाता था, डरपोक तरीके से एक कदम पीछे हट गया, लगभग यू की तरह एक बूढ़ा विकृत व्यक्ति जो बच्चों को पकड़ता है। फैंग शियाओफेंग हुआशान के प्रमुख की तरह विनम्र नहीं था और उसने खुद से सोचा कि ऐसा लगता है कि झांग नाम की छोटी चीज उनके साथ थी। उसे पकड़ना अच्छा होगा, इन लोगों को रखने से डरना नहीं चाहिए, चाहे वह कोई भी हो। बस उसे मत मारो। फिर वह बाहर गया और झांग चेंगलिंग के पास पहुंचा। झांग चेंगलिंग बिना किसी उत्तेजना के पीछे मुड़ा और भागा और चिल्लाया, माँ, वह मुझे पकड़ना चाहता है। अखरोट पकड़े हुए व्यक्ति ने हंसते हुए अपने पैर के अंगूठे से अपने बगल वाले व्यक्ति को छुआ। मैंने कहा था, आपके छोटे से बाज के बाल उड़ गए हैं। कीचड़ दीवार पर नहीं लग सकता। आदमी फुसफुसाया और अचानक हवा में एक जोरदार थप्पड़ मारा। झांग चेंगलिंग को हवा में एक जोरदार उछाल महसूस हुआ, जैसे किसी ने उसे जोर से धक्का दिया हो और उसके कदमों को रोक दिया हो। फिर उसे लगा जैसे कोई कठपुतली अपनी बाहें ऊपर उठाए फैंग शियाओफेंग की ओर दौड़ रही हो। झांग चेंगलिंग ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लीं, अवचेतन रूप से अपनी मुट्ठी हिलाई और उसकी मुट्ठी फैंग फैंग की नाक के बीच में थी। बौने को चौंकाते हुए झांग चेंगलिंग ने अपनी आंखें खोली और चक्कर से अपनी मुट्ठी को देखा। उसे यकीन नहीं हो रहा था। कमरे में प्रवेश करने वाले एक व्यक्ति की आवाज सुनते ही मास्टर की आवाज उसके कानों में पड़ी, जो गालियां दे रही थी, बेवकूफ, क्या हो रहा है, उसे बीच में लात मारो। झांग चेंगलिंग ने यह अवचेतन रूप से किया, केवल यह महसूस करने के लिए कि शक्ति नष्ट नहीं हुई थी, जैसे कि यह उसके अंगों में समा गई थी। उसे आगे धकेल दिया और वास्तव में फैंग शियाओफेंग को उड़ा दिया। यू क्यूआओ ने पूछा, आप कौन हैं? अजीब आदमी ने बात नहीं की और झांग चेंगलिंग के पीछे एक थप्पड़ खाया। झांग चेंगलिंग चिल्लाया और यू क्यू पर पटक गया। यू क्यू की निगाहें तय थी और उसने एक तलवार निकाली जिसे वह नहीं जानता था कि इसे कहाँ ढूंढना है। उसने उसका अभिवादन किया, ये देखकर कि झांग चेंगलिंग अपनी तलवार मारने वाला था, केवल युवा लड़के को डराने के लिए पादना और पेशाब करना, जबकि अनैच्छिक रूप से आगे भागते हुए अभिमानपूर्वक चिल्लाते हुए, मास्टर बचाता है। उसके कान में फिर से आवाज आए, उसकी तलवार की नोक कांप रही है, उसे पीछे हटना होगा, जियुगोंग के पास वापस जाना होगा, उसकी कोहनी पकड़नी होगी। झांग चेंगलिंग ने सुना कि यह समझ में आता है और वह मदद नहीं कर सका, लेकिन तिरछे एक कदम आगे बढ़ा और क्यू की तलवार की धार की ओर मुड़ गया। यू क्यू तुरंत अपनी तलवार से कांप उठा। उसका पैर एक और कदम आगे बढ़ा। उसकी मुद्रा अजीब थी और यह अजीब और बोझिल था, लेकिन किसी तरह यू क्यू की तलवार से बच गया। फिर उसने मास्टर के निर्देशों का पालन किया। अपनी कोहनी ले लो और फिर अपनी आंखें बंद कर लीं। बंद, अपने दांत पीसते हुए और उससे टकरा गया। ये वेन केक्सिंग ही थे जिन्होंने अखरोट को तोड़ा। इस दृश्य को देखकर ये लगभग असहनीय था। मूल झोउ जिशु ने झांग चेंगलिंग को लियुयुन जियुगोनबू सिखाया था, जो सबसे अच्छे कौशलों में से एक है। अमर भी इसी तरह के होते हैं, ठाठ और सुंदर। वेन केक्सिंग को पहली बार पता चला कि कोई इस लियुयुन जियुगोन कदम को भालू की तरह नाचते हुए चल सकता है। एक तरफ झोउ जिशु ने भौहें सिकुड़ी और पाया कि हालांकि बच्चा अजीब था, उसने अपने पैरों के नीचे गलत कदम नहीं उठाया। मुझे पता था कि झांग चेंगलिंग गंभीर था और उसने रणनीति सीखी। वापस जाने के बाद वही कदम हजारों बार उठाए गए, जिससे वह बहुत घबरा गया, लेकिन उसके पैर अव्यवस्थित नहीं थे। उस दिन वेन केक्सिंग से मिलते समय यू क्यूकियान बहुत दुखी था। इस समय झांग चेंगलिंग का दिल कठोर था और उसने अपने हाथ में जो हथियार रखा था उसे तुरंत छोड़ दिया। वह गुस्से में था और बोला, उन्हें भागने मत दो। जब भीड़ ने ये शब्द सुने तो उन्होंने तुरंत उन्हें घेर लिया। ये वह नहीं था जिसे झांग चेंगलिंग संभाल सकता था। वेन केक्सिंग ने अखरोट का बचा हुआ आधा हिस्सा झोउ जिशु में भर दिया और कहा, दादाजी, इसे मुझे दे दो, मैं पोते पोतियों के इस समूह को सिखाऊंगा। वे जोर से हंसते हुए भीड़ में घुस गए। झोउ जिशु को हमेशा लगता था कि अखरोट बहुत घिनौने होते हैं और उनका स्वाद भी घिनौना होता है। वे मानव मस्तिष्क की तरह दिखते थे।
वे घृणा से तारांकन 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 से चुटकी काटते थे और खुद से दूर रहने के लिए अपनी बाहें फैलाते थे, जबकि कमरे में गुजरते हुए गाइड झांग चेंगलिंग उत्साह को देखते हुए गु जियांग ने काओ वेनिंग से संपर्क करने का अवसर लिया। एक व्यक्ति को लात मारी जिसने उसे रोकने की कोशिश की और मो हुआईकॉन को घूरते हुए कहा कि मुझे परवाह है कि आप कौन हैं और मुझे रोकने की हिम्मत करते हैं, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप अच्छे दिखें। कौन जानता था कि वह पास नहीं आई थी और अचानक देखा कि मो हुआईकॉन ने कहा आउच और नीचे झुका। उसका चेहरा अभी भी बहुत दर्दनाक लग रहा था। अस्पष्टीकृत गु जियांग की ओर इशारा करते हुए सांस से बाहर निकलते हुए, ये छोटी शैतान लड़की बहुत अच्छी है, मैं बहुत भयानक हूँ। फिर वह अचंभित होकर जमीन पर बैठ गया और अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं। गु जियांग और काओ वेनिंग ने एक दूसरे को देखा, दोनों में से किसी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। मो हुआईकॉन, जिसने अपनी आंखें बंद कर रखी थी, ने अचानक एक आंख खोली और उनकी ओर बढ़ते हुए फुसफुसाया, अब और नहीं भागोगे क्या तुम मूर्ख हो। गु जियांग ने तुरंत खंजर निकाला, काओ वेनिंग के शरीर पर रस्सी काट दी और काओ वेनिंग नीचे कूद गया। उसने धीमी आवाज में कहा, धन्यवाद मास्टर। गु जियांग ने पीछा किया और कहा, पिताजी आप बहुत यादगार हैं। जब आप वापस जाएंगे तो मैं निश्चित रूप से आपके लिए एक मेहराब स्थापित करूंगा। तुम्हारी माँ, तुमने तो बस एक तोरी लगाई, तुम्हारा पूरा परिवार तोरी लगाता है। मो हुआईकॉन ने अपनी आंखें बंद न करने का नाटक किया और साथ ही वह अपने दिल में डांटा भी गया और पाया कि गु जियांग जैसी छोटी लड़की कुत्ते की तरह दिखती है। ये वास्तव में लोगों को बात करने के लिए मजबूर नहीं करता था। ये देखकर कि गु जियांग और काओ वेनिंग भाग गए हैं, झोंग जिशु ने अचानक से झांग चेंगलिंग की गर्दन पकड़ ली और उसे हथौड़े की तरफ फेंक दिया। झांग चेंगलिंग के पैर उसके द्वारा कुचल दिए गए। राशि चक्र की छाती पर राशि चक्र एक दर्जन कदम पीछे हट गया। झोंग जिशु ने अखरोट का थैला झांग चेंगलिंग की बाहों में ठूंस दिया और वेनके से कहा, तुम इसे छोड़ना नहीं चाहते, मत छोड़ो। वेन केक सिंह हाँ मुस्कुराए और आगे उड़ गए। मुंह में कहा, हरे पहाड़ नहीं बदलेंगे, हरा पानी हमेशा बहेगा, हर कोई आपके साथ रहता है। बाद में वे झोंग जिशु के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले गए, जो झांग चेंगलिंग को पकड़े हुए था। दोनों पुरुषों के पुण्य कर्म पूरी ऊर्जा के साथ सामने आए। जहां दूसरे लोग साथ दे सकते थे, वे पलक झपकते ही गायब हो गए। तीनों ने बहुत दूर तक दौड़ लगाए, फिर वे रुक गए। झोंग जिशु ने झांग चेंगलिंग को नीचे उतारा, मानव त्वचा का मुखौटा उतारा, अपनी पूरी जैकेट खोली और अपना सिर नीचे किया, लेकिन झांग चेंगलिंग की आंखों को उसे शानदार तरीके से देखते हुए देखा, जैसे कि जानवर भीख मांग रहे हों। वह अपने हाथ में रुक गया। उसकी पिछली परंपरा थी कि अगर छोटा भाई कुछ गलत करता है तो उसे दंडित करना पड़ता है, ताकि उसे याद रहे कि उसे खाना है या पीटना है। छोटे भाई के पास घमंड न करने की एक अच्छी जगह थी, ताकि वह गर्व और आत्मसंतुष्ट हो सके, लेकिन बच्चे की उम्मीद को देखकर उसका दिल नर्म नहीं हुआ। थोड़ी देर बाद मैंने इसके बारे में सोचा और बस इतना कहा, हल्का काम करना ठीक है। झांग चेंगलिंग बस खिल गया। कौन जानता था कि झोंग जिशु ने तुरंत अपना चेहरा घुमाया और डांटा, क्या गर्व है, अपने साहस को देखो। जब आप किसी चीज का सामना करते हैं तो आप जानते हैं कि रोते हुए पिता और माँ शर्मनाक हैं। झांग चेंगलिंग फिर से नीचे गिर गया और अचानक उसकी पीठ को गर्म हाथ से ढक दिया और देखा कि वेन केक सिंह मुस्कुराया और उससे कहा, उसकी बात मत सुनो, उसका छोटा चेहरा कागज की तरह पतला है। अगर वह अपना मुखौटा उतार दे तो शर्मिंदा होना आसान है। इससे पहले कि वह बोलना समाप्त करता, उसने देखा कि झोंग जिशु मुस्कुराते हुए पीछे मुड़ा और धीरे से बोला, लाओ वेन, आप किस बारे में बात कर रहे हैं। वेन केक सिंह ने दयालुता से कहा, मैंने कहा था कि आप लगभग अप्रत्याशित और वज्र हैं। आपकी त्वचा बिल्कुल भी पतली नहीं है, आपको शर्म नहीं आती है और आवल अभेद्य है। झोंग जिशु ने अचानक अपना हाथ बढ़ाकर उसका गाल पकड़ लिया। वेन केक सिंह ने उसे पकड़ लिया। झोंग जिशु ने एक शब्द भी नहीं कहा, लेकिन बहुत करीब झुक गया और बिना पलक झपकाए उसे गहराई से घूरता रहा। झांग चेंगलिंग ने इधर उधर देखा। उसे नहीं पता था कि वे दोनों क्या कर रहे थे। उसके पास बहुत ज्यादा धूप थी। झोंग जिशु ने मुस्कुराते हुए वेन केक सिंह को छोड़ दिया और उसकी उंगलियां उसके कान के लोब पर टिक गईं और वह हंसा। रोड, ये लाल है। वेन केक सिंह ने दृढ़ कदम उठाया, वही हाथ और पैर। झोंग जिशु हंसा। अचानक उसकी हंसी बंद हो गई और झांग चेंगलिंग और वेन केक सिंह ने उसकी ओर देखा और देखा कि एक सफेद कपड़े वाला आदमी इस तरफ खाली निगाहों से देख रहा था, जो कुछ ही दूरी पर खड़ा था। पहली नजर में ये बाई थी। वेन केक सिंह का चेहरा बदसूरत हो गया।
जब ये बाई ने बिना पलक झपकाए झोऊ जिशु के चेहरे पर नजर डाली तो वेन केक्सिंग का चेहरा देखना मुश्किल हो गया। झोऊ जिशु को थोड़ा आश्चर्य हुआ और उसने दूर से सलाम करते हुए कहा, ये सीनियर हैं। ये बाई ने कुछ देर तक उसे देखा और फिर बोली, क्या ये तुम हो? क्या तुम इंसान जैसे नहीं हो? तुम हमेशा खुद को भूत बनाने के लिए क्या करते हो? प्राचीन लोग फिर भी कहते थे, तुम अपना नाम नहीं बदल सकते, तुम अपना नाम नहीं बदल सकते। और क्या वे प्राकृतिक माता पिता से पैदा नहीं हुए हैं? क्या तुम नहीं जानते कि उज्ज्वल और प्रकाश होने का क्या मतलब है? उद्धरण चिन्ह। झोऊ जिशु ने आसमान की ओर देखा, मानो वह अपने दिल में ये बाई को गोली मारने की इच्छा को दबा सकता हो। थोड़ी देर बाद उसने अपना सिर नीचे किया और एक विनम्र मुस्कान दिखाई। उसने शालीनता से कहा, ये होना ही चाहिए। उद्धरण चिन्ह। ये बाई ने उदासीनता से सिर हिलाया और उनसे कहा, मेरे पीछे आओ। वेन केक्सिंग को लगा कि बूढ़ा आदमी बिल्कुल अनुचित था, इसलिए उसने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, आप कौन हैं? क्या मैं आपको जानता हूँ? ये बाई ने अपना सिर घुमाया और उसके चेहरे पर कोई विशेष रूप से खुश या दुखी अभिव्यक्ति नहीं थी, लेकिन वह एक पल के लिए चुप हो गया और पूछा, 30 साल पहले रोंग जुआन और उसकी पत्नी यू फेंगर और लियुलिजिया की गड़बड़ स्थिति क्या है? क्या आप जानना नहीं चाहते हैं? वेन केक्सिंग, जो पहले ही घूम चुका था, अचानक रुक गया। उसका चेहरा जमीन की ओर था ताकि कोई भी दुख और खुशी नहीं देख सके। कुछ लोग कुछ देर के लिए इतने गतिरोध में थे कि वेन केक्सिंग ने अपना सिर घुमाया और बहुत ही अजीब लहजे में पूछा, हम क्यों रोंग जुआन और उसकी पत्नी के बारे में जानना चाहते हैं? ये बाई ने अचानक आह भरी और कहा, जब तुम मेरी उम्र तक जीवित रहोगे तो तुम समझोगे कि कभी कभी ये देखना उतना मुश्किल नहीं होता जितना तुम सोचते हो कि एक व्यक्ति क्या चाहता है। वेन केक्सिंग ने तुरंत देखा कि पुराने पर भरोसा करने और पुराने को बेचने का उनका लहजा अप्रिय था। झोऊ जिशु ने उसकी ओर देखा और पूछा, क्या सीनियर को पता है कि क्या गलत है? ये बाई मुस्कुराया, उसका कठोर चेहरा हमेशा उसे ये देखने में असमर्थ बनाता था कि क्या वह वास्तव में हंसना चाहता था या इन और यान की एक मुस्कुराहट, और फिर बस उसकी बात सुनी और कहा, मुझे क्या पता, मैं बस चांगमिंग पर्वत में आकाश नहीं देख पा रहा हूँ। एक बूढ़ा मूर्ख जो कई वर्षों से रह रहा है, तुम क्या जान सकते हो? उसने उनकी ओर पीठ कर ली और आगे बढ़ गया, लेकिन मैं जानता हूं कि किसी को पता होगा कि तब क्या हुआ था। झोऊ जिशु ने झांग चेंगलिंग को आदेश दिया और कहा, मेरे पीछे आओ। वह उसके पास पहुंच गया और वेन केक्सिंग थोड़ा अजीब था, इसलिए उसने पूछा, कौन इतना अद्भुत है? ये बाई ने अपना सिर पीछे नहीं घुमाया और उसके मुंह से कुछ शब्द निकल पड़े, शिंजुआंग ड्रैगन स्पैरो। झोऊ जिशु का माथा तन गया और वही कहने से खुद को नहीं रोक सका, ये सच है कि शू की भूमि में ऐसा एक गांव है, लेकिन ये पहाड़ों में छिपा हुआ है। वह ज्वांगजी वास्तव में मोबाइल लगता है। मैंने लोगों से कई बार नक्शा बनाने के लिए कहा है, लेकिन हर बार नक्शा सही करने वाला व्यक्ति यह कहने की कसम खाता है कि कोई समस्या नहीं है, और फिर देखने जाता है भूतिया जगह ज्वांगजी अभी भी गायब है। ये बाई ने कहा, तुम बर्बाद कर रहे हो। कुत्ते के मुंह से हाथी दांत नहीं उगल सकता। झोऊ जिशु ने अपनी आंखें बंद कर ली, एक गहरी सांस ली, अपनी मुट्ठी खोली और कस ली और चुपचाप ये बाई के सिर को देखा। जितना अधिक वह देखता था उतना ही उसे लगता था कि उस सिर का आकार डंक मारने के लिए बहुत उपयुक्त था। जब झांग चेंगलिंग अपने कपड़ों का कोना खींच रहा था तो उसने पूछने के लिए अपना मुंह खोला और झोऊ जिशु ने उसे एक सख्त नजर से देखा, अधीरता से अपने कपड़े वापस खींचे और शाप दिया, तुम लोग अपनी किशोरावस्था में अगर तुम्हारे पास कुछ है बोलो, तो छोटी बहू होने का क्या मतलब है? वह स्पष्ट रूप से क्रोधित था। झांग चेंगलिंग ने अपनी गर्दन सिकोड़ ली और बोल नहीं सका। झोऊ जिशु ने फिर उसकी ओर देखा और कहा, तुम क्या कहना चाहते हो, कहो। मास्टर, मास्टर, क्या हम शू जा रहे हैं? झोऊ जिशु स्तब्ध था, उसका दिल क्या था, एक लंबा रास्ता, इसलिए झांग चेंगलिंग अकेले नहीं रह सकता था। ऐसा शब्द पूछने के बाद उसे दुष्ट गुरु झोऊ जिशु ने पूरे रास्ते प्रताड़ित किया, कभी उसे उल्टा बुलाता, कभी उल्टा चलता, तो कभी उसका कंधा थामने के लिए हाथ बढ़ाता। युवक को आगे बढ़ाने के लिए मानो वह अपनी पूरी ताकत से पहाड़ उठा रहा हो। मर जाना बेहतर है। वेन केक्सिंग ने कुछ नहीं कहा, अभी भी अपने अखरोटों को निचोड़कर खा रहा था, जबकि झोऊ जिशु को घृणा कर रहा था। वह सोच समझकर कुछ सोच रहा था और उसने देखा कि झोऊ जिशु को अब ये बाई की परवाह नहीं है। बूढ़े जीवित गधे ने ये बाई से फुसफुसाते हुए पूछा, तुम्हारे और रोंग जुआन के बीच क्या रिश्ता है? तुम्हें क्यों पता है कि 30 साल पहले क्या हुआ था? ये बाई ने उसकी ओर देखा, बहुत देर तक कराहती रही, और जब वेन केक्सिंग को लगा कि वह कुछ कहने वाला है
तो उसने केवल एक पक्षी की चोंच में उसकी बात सुनी और कहा, आप एक बूढ़ी औरत की तरह कैसे दिखती है जो जीभ चबाना पसंद करती है क्या? उन सभी से पूछो, आपका व्यवसाय क्या है? जब वेन केक्सिंग ने अपनी उंगलियों को जोर से दबाया तो अखरोट का खोल सीधे उसके द्वारा फाड़ दिया गया और वह 1 फुट की दूरी पर जा गिरा। तेज हवा के साथ एक छिपे हुए हथियार की तरह झांग चेंगलिंग तुरंत शहर के गेट में आग से बचने के लिए छिप गया। कॉमोरेंट्स और तालाब की मछलियां। वेन केक्सिंग ने केवल उसके बारे में थोड़ा और बात करने के लिए अपना मुंह खोलने के बारे में सोचा। कौन जानता था कि उसके सामने रोशनी की एक चमक थी। उसने गौर से देखा और ये बाई के लंबे बालों में एक चांदी का तार पाया। फिर उसने सोचा, अरे उपनाम, ये तुम्हारे बाल सफ़ेद हैं। मुझे नहीं पता कि यह उसका भ्रम था या नहीं। उस समय ये बाई की लकड़ी की आंखों की जोड़ी ने तेजी से एक रोशनी चमकाए, इतनी तेजी से कि लोग नहीं बता सकते थे। वह अपने बालों को छूने के लिए आगे बढ़ा, आधे तक ऊपर, लेकिन फिर से वापस रखा, बस मुंह में हल्के से कहा, क्या आपने कभी सफ़ेद बाल नहीं देखे हैं? ये दुर्लभ और अजीब है। वेन केक्सिंग ने इसके बारे में सोचा, इसके अलावा ये बूढ़ा राक्षस बूढ़ा है। अगर किसी व्यक्ति की हड्डियों को बदलना आवश्यक है तो लंबे सफ़ेद बाल क्या हैं? फिर उसे और कुछ नहीं मिला। ये बाई में लोगों को ये बताने की क्षमता थी कि वे उसे भड़काए नहीं। डोंगटिंग से लेकर शूजोंग तक वह रास्ते में चलने वाले डमी की तरह था। जब वह खाता था तभी पहाड़ सुनामी उड़ाता था और बह जाता था। कियान कियान की मुद्रा सीटों के रोल की तरह दूसरों को बता सकती है कि वह एक जीवित प्राणी है। झो जिशु और वेन केक्सिंग बहुत ऊब गए थे, इसलिए वे केवल एक दूसरे से झगड़ सकते थे, शोर मचा सकते थे, और शुरुआत में ये बाई ने शांति से सुना। ये सुनने के बाद उन्हें वास्तव में लगा कि वे दोनों उदासीन थे। कह रहे थे, आप दोनों में उठने और बिस्तर पर जाने और बात करने की क्षमता है। आप किस बारे में बात कर रहे हैं? दो बड़े लंड की तरह। क्या आप खड़े नहीं हो सकते? या बड़ी लड़कियां पुरुषों के कपड़े खेल रही हैं? क्या दिखावा है? वे मजाकिया हैं, चुप रहो। झांग चेंगलिंग झो जिशु द्वारा सिखाए गए तरीकों के अनुसार उल्टा चल रहा था। प्रतिगामी क्यूई बहुत दुखी था। जब उसने ये सुना तो वह थोड़ी देर के लिए स्तब्ध रह गया। फिर आधे बच्चे को कुछ धुंधला समझ में आया। उसका चेहरा लाल हो गया, आंतरिक रुचि गड़बड़ हो गई और वह बगल में गिर गया और उसकी गर्दन के चारों ओर शर्मा गया और चिल्लाया, आउच आउच। अगर ये बाई का दावा न होता कि वह शिनजुआंग को ढूंढ सकती है, तो झो जिशु और वेन केक्सिंग मिलकर मृत बूढ़े व्यक्ति को भोजन सिखाना चाहते थे। दोनों ने एक दूसरे को बहुत ही खामोशी से देखा, लेकिन वेन केक्सिंग ने किसी तरह उस सुंदर व्यक्ति की ओर देखा। अनिच्छा से गुस्से वाले चेहरे को दबाते हुए उसकी आंखें अनियंत्रित रूप से नीचे चली गईं। अपनी जेब के माध्यम से वह अंदर का मांस देख सकता था। उसने खुद ही इसकी कल्पना की। उसका गला ऊपर नीचे होता रहा और अचानक लगा कि ये बाई ने कहा कि यह भी समझ में आता है। दोनों का आखिरी मनोरंजन प्रोजेक्ट खत्म हो गया था, इसलिए उन्होंने झांग चेंगलिंग को बाहर करने के लिए एक साथ मिलकर काम किया। झो जिशु ने उसे एक साथ इकट्ठा होने और सभी 4 रंगों पर चलने के लिए बुलाया। यदि वह समुद्र में बह जाएगा, मध्याह्न रेखाओं को खो देगा और इसे उलट देगा, तो यह मुक्त हो जाएगा। वेन केक्सिंग ने गुप्त रूप से उससे कहा, आपके पास अस्थिर आंतरिक रुचि है और आपके कौशल बहुत उथले हैं। आंतरिक रुचि बिखरी होनी चाहिए और इकट्ठा नहीं होनी चाहिए। कदम से कदम मिलाकर चलना चाहिए, अपने शरीर की प्रामाणिकता को महसूस करना चाहिए, इसे होने देना चाहिए। दोनों लोग बहुत ही उचित लग रहे थे। बेचारे झांग चेंगलिंग को समझ नहीं आ रहा था कि किसकी बात सुने। एक सिर 2 बड़े सिर में बदल गया। शरीर में क्यूई थोड़ी देर के लिए इकट्ठा हुई और बिखर गई और फिर आगे और पीछे चली गई। उसे झो जिशु की विशेष प्रशिक्षण पद्धति को भी स्वीकार करना पड़ा। ये भी नहीं देखा कि उसने कितनी मेहनत की। उसके कंधे पर दबाव डालने वाला हाथ भारी वजन की तरह था। झांग चेंगलिंग कुछ चिंता में पड़ गया। उसे लगा कि मास्टर ने उसे बहुत दिनों से इस तरह से जकड़ रखा है। फैंग शियाओफेंग के नाचते हुए दांतों के पंजे की छवि उसके दिमाग में उभरी और वह खुद को सिहरन से बचाने में असमर्थ हो गया। झो जिशु को नहीं पता था कि वह किस बात से चिंतित था। उसे बस यही लगा कि बच्चा कड़ी मेहनत कर रहा है, लेकिन उसे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। जब उसने लियांग जुक्सियाओ को पढ़ाया तो उसे हमेशा लगा कि वह बहुत बेवकूफ़ है। तुलना करके लियांग जुक्सियाओ एक अद्वितीय चतुर अंडा है। यदि वर्षों के मध्य में उसका स्वभाव खराब न हुआ होता तो झो जिशु को ऐसा महसूस होता कि उसने एक हथेली से इस बदकिस्मत बच्चे के दिल को थपथपाया है। झांग चेंगलिंग के साथ वास्तव में अन्याय हुआ है। वेन केक्सिंग और झो जिशु का प्रयास जीवन का तरीका नहीं है।
यदि उन्हें एक व्यक्ति द्वारा सिखाया जाता है तो वे अभी भी देश में प्रवेश कर सकते हैं। जो कोई भी शिष्यों को नहीं सिखाएगा, आप मुझसे केवल एक शब्द कह सकते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि दूसरे इसे समझते हैं या नहीं। कभी कभी मैं बात कर रहा हूँ और मैं झगड़ा करने जा रहा हूँ। जब मैं बहुत व्यस्त होता हूँ तो मैं बाहर जाकर वापस लड़ूंगा। ये बहुत आक्रामक है, लेकिन अंत में ये हमेशा लाल और सफ़ेद होता है। ये बाई ने किनारे पर सुनाया। उन्होंने कहा कि ये सीखने और गलत करने का नाम है, और केवल कल्पना और शर्मिंदा करते हुए झांग चेंगलिंग कहा, लेकिन फिर भी कुछ भी समझ में नहीं आया। दिन बीतते गए और उसे लगा कि उसके हुनर की वजह से वह पीछे की ओर नहीं बढ़ सकता। मास्टर का हाथ उसके कंधों पर दिन ब दिन की तरह दबा रहा था और यह इतना कठोर था कि वह सांस नहीं ले पा रहा था। वास्तव में झांग चेंगलिंग का कुंग फू सीखने का तरीका बहुत खतरनाक है। अगर वह अपना व्यक्तित्व बदल लेता है तो झोउ जिशु जो हाथ उसके कंधों पर दबा रहा था, वह वस्तुतः उसके लिए उसकी आंतरिक रुचि को समायोजित कर सकता है, जिससे वे दोनों मुसीबत में पड़ सकते हैं। वे बहुत तेजी से चले और कुछ ही दिनों में वे डोंगटिंग के सही और गलत स्थान को छोड़कर शूजोंग पहुंच गए। झांग चेंगलिंग इस दिन वास्तव में चलने में असमर्थ था। उसने अपने दांत पीसकर खुद को शिलिली से बाहर निकलने के लिए मजबूर किया, केवल यह महसूस करने के लिए कि उसके मंदिर अचानक हिल रहे थे, एक बड़े मुंह से हाँफ रहा था और उसकी छाती का दिल बाहर कूदने वाला था। हर बार जब आप उठाते हैं तो अपने पूरे शरीर का उपयोग करें। झोउ जिशु की आवाज़ उसके कानों में ठंडी सी पड़ी। क्यों, ये काम नहीं करेगा? जारी रखो। वेन केक्सिंग ने उसकी ओर देखा, अपनी भौहें उठाईं और ऐसा महसूस किया कि झांग चेंगलिंग दयनीय था, इसलिए वह हस्तक्षेप करने से खुद को रोक नहीं सका। एकसु, तुम चुप हो जाओ। झोउ जिशु की भौहें नहीं हिली, वहाँ लगभग कोई मानवता नहीं थी, और उसने आदेश दिया, मैं तुम्हें जाने के लिए कह रहा हूँ। झांग चेंगलिंग की आंखें खिलने लगी थीं और वह बोलना चाहता था, लेकिन वह नहीं बता सकता था और उसके मुंह से कुछ निकल जाता था। तब तक झोउ जिशु का पतला हाथ उसे गाजर की तरह जमीन में दबा सकता था। शू में कई पहाड़ हैं जो हर जगह लहराते हैं, जैसे कि यह अंतहीन है। झांग चेंगलिंग का दिल अचानक बढ़ जाता है और सड़क कभी खत्म नहीं होगी। निराशा की भावना, उसके पैर अधिक से अधिक कांप रहे थे और वह मुश्किल से मास्टर को देखने के लिए ऊपर देखता था। उसका चेहरा, झांग जुनेक्सियू का चेहरा अभी भी ठंडा था और उसने उसे एक निर्दयी पत्थर की मूर्ति की तरह देखा भी नहीं। बहुत समय से धन्यवाद, राज्यपाल का पद छोड़कर बाइचुआन की तरह समुद्र में प्रवेश करना बिना किसी निशान के। आंतरिक रुचि मूर्त है, आत्मा सांप की तरह है और यह निरंतर यात्रा करने के लिए स्वतंत्र है। उस समय शू के मध्य में पहाड़ों का सामना करते हुए झांग चेंगलिंग निराशा की स्थिति में आ गया और अचानक उसके दिमाग में एक शब्द कौंध गया, मूर्त और अनंत। उसने महसूस किया कि उसकी छाती अचानक भर गई, उसकी दृष्टि अधिक धुंधली हो गई, लेकिन वह अपने शरीर में होने वाले बदलावों को अधिक से अधिक महसूस कर सकता था। उन अंगों और हड्डियों की आंतरिक सामग्री हमेशा से वहां थी, लेकिन वह हिल नहीं सकता था और यह विचार अचानक महसूस हुआ। स्टॉक बढ़ गया। झोउजी की हथेली उसके कंधों पर हिल गई। आखिरी चीज जो उसने देखी वह थी झोउ जिशु की अभिव्यक्ति। फिर उसकी आंखें काली हो गईं और उसका सिर नीचे गिर गया। झोउ जिशु ने भौहें सिकुड़ी और अपनी हिलती हुई हथेली को देखा। जब ये बाई ने पीछे मुड़कर देखा तो उसने शांत भाव से कहा, हाँ, तुमने आखिरकार उसे मौत के घाट उतार दिया। क्या तुम संतुष्ट हो? केवल वेन केक्सिंग के पास थोड़ा विवेक था। उसने नीचे झुककर झांग चेंगलिंग को उठाया, हथेलियां उसके पीछे के दिल पर रखीं और सहज ज्ञान की एक पतली किरण उसके शरीर में जा लगी। थोड़ी देर बाद वह धीरे से चुपके से चला गया। एक आवाज के साथ उसने कहा, ये लड़का मेरिडियन स्वाभाविक रूप से औसत व्यक्ति की तुलना में बहुत व्यापक है। क्या यह एक जादूगर है? झोउ जिशु ने कहा, हाँ, उस समय वह करिश्मा से घायल हो गया था और मुझे ये तब पता चला जब मैंने उसे अपनी सांस को समायोजित करने में मदद की। उन्होंने वेन केक्सिंग से झांग चेंगलिंग को लिया। किशोर पीला था, उसकी भौहें अभी भी कसकर झुर्रीदार थीं और उसकी पतलून उसके टखनों के ऊपर लटकी हुई थी, जो थोड़ा तंग था, जैसे कि सिर्फ 1.5 महीने की मेहनत से वह फिर से लंबा हो गया। कुछ और, झांग चेंगलिंग का जन्म झांग परिवार में हुआ था और वह झांग दक्सिया का इकलौता बेटा था। इतने सालों तक उसे इतना बुरा नहीं होना चाहिए था। जब झोउ जिशु ने उस दिन उसे ठीक किया तो उसने पाया कि बच्चे की आंतरिक शक्ति की नींव इतनी मजबूत थी कि उसने इसका इस्तेमाल नहीं किया। बाहर यह एक छोटे बच्चे के समान है जिसके पास धारदार हथियार है, परंतु उसके हाथ चिकने नहीं हैं। ये बाई को भी ये देखकर बहुत दिलचस्पी हुई।
उसने हाथ बढ़ाकर झांग चेंगलिंग को ऊपर से नीचे तक चुपकी ली और सोचा, दुनिया में ऐसे भी लोग हैं, उनके दिमाग बेवकूफ़ हैं, लेकिन उनकी हड्डियां बहुत अच्छी हैं। भगवान उसे ठीक होने के लिए कह रहे हैं, या यह उसके लिए बुरा है? फिर उसने झोउ जिशु पर एक नज़र डाली और कहा, उसके पास एक विस्तृत और चिकनी मध्याह्न रेखा है, जो एक उत्कृष्ट सामग्री है, लेकिन उसकी धारणा बहुत खराब है, लेकिन दूसरों की तुलना में दरवाजे को छूना अधिक कठिन है। ठीक है, आप उसे थोड़ा मजबूर कर सकते हैं, वैसे भी मैं आधे में नहीं मर सकता। सौभाग्यवश झांग चेंगलिंग की मृत्यु हो गई। झांग चेंगलिंग की वजह से बाकी तीनों ने उसी दिन रहने के लिए जगह ढूंढने का फैसला किया और छोटे भूत के पहाड़ में घुसने का इंतजार किया। आधी रात को झोउ जिशु हमेशा की तरह अपने शरीर पर कीलों से जाग गया। वह एक गेंद की तरह सिकुड़ गया, अपनी उंगलियों को अपनी छाती पर दबाया और इसे दबाने के लिए आंतरिक बल को समायोजित नहीं किया। वह बस बिस्तर पर अपनी आंखें खोलकर लेटा रहा, खिड़की से अंदर आती चांदनी को देखता रहा। यह एक अचंभे की तरह लग रहा था अपने दिल पर उन कीलों को महसूस करना। अतीत की तुलना में किकियाओ सानकियू के नाखून अब न केवल दर्दनाक हैं, उसकी छाती में किसी छोटे चाकू से किसी के द्वारा हलचल मचाने की मूल भावना कम हो गई है, या वह इसके प्रति सुन्न हो सकता है। और धीरे धीरे ऐसा महसूस हुआ जैसे कि कुछ उसकी छाती पर दबाव डाल रहा है, और सांस अब सुचारू नहीं रही, और यह इन दिनों अधिक से अधिक स्पष्ट लग रहा था। झोउ जिशु को पता था कि यह एक लक्षण था। 3 साल में वह आधे से भी कम चला गया था। बहुत समय पहले तक वह हमेशा यही सोचता था कि अतिरिक्त 3 वर्ष एक प्रकार की कृपा है, लेकिन अब वह जानता है कि यह एक अन्य प्रकार की यातना है। मरना भयानक नहीं है, पिछले 2 दशकों में उसके लिए आज तक जीना आसान नहीं है। झांग चेंगलिंग को कुंग फू सीखने के लिए मजबूर करने के लिए उसने जितने भी तरीके अपनाए, वे सभी वही थे जो उसने एक बच्चे के रूप में अनुभव किए थे, और भी कठोर, भले ही उसके पास वह प्रतिभा न हो जो उन कठोरताओं को बिना किसी नुकसान के सहन कर सके। उसने इतनी चीजें अनुभव की हैं कि वह इस दुनिया में किसी से या किसी चीज से नहीं डर सकता। वह जीने से नहीं डरता, मरना भयानक क्या है। हालांकि जो बात उन्हें असहज कर रही थी वह ये थी कि पिछले 3 वर्षों से मरने में कई दिन लगते थे। उसने इतना कुछ सहा है, उसका मन दृढ़ है, उसे कभी मृत्यु नहीं आए, लेकिन उसे सबसे मुक्त, निश्चिंत और सबसे उतावले दिनों में मृत्यु की प्रतीक्षा करनी पड़ रही है। क्या ये विडंबना नहीं है? झोउ जिशु को लगा कि यह संभवतः उसकी एक और मूर्खतापूर्ण बात थी। इस समय उसके दरवाजे को बाहर से धीरे से खटखटाया गया। झोउ जी को राहत मिली। वेन केक्सिंग और ये बाई ने कभी दरवाजा नहीं खटखटाया। वह बिस्तर से उठ गया, उसकी छाती में एक सुस्त दर्द लगभग उसे वापस लेटने दिया। झोउ जिशु ने एक हाथ से चादर को अनजाने में जकड़ लिया, 2 गहरी सांसें ली और जोर देकर कहा कि उसकी जीवन शक्ति घुटन की भावना को दबाएगी। वापस जाने के बाद उसने एक उदास चेहरे के साथ दरवाजा खोला। झांग चेंगलिंग बाहर खड़ा था, झिझकते हुए, हाथ ऊपर उठाए हुए, मानो फिर से दस्तक देने वाला हो, और दरवाजा खुल गया। जब उसने देखा कि झोउ जिशु का चेहरा ठीक नहीं था, तो उसे तुरंत लगा कि उसने अपने साथ कुछ गलत किया है। अपराध बोध ने दर्द में अपना सिर झुका लिया और उसके मुंह में एक मच्छर भिनभिनाया। मास्टर, झोउ जिशु ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा, आप क्या करते हैं? झांग चेंगलिंग ने अपने मुंह के कोने को नीचे झुकाते हुए रोने का भाव दिखाया। मास्टर, मैं अभी उठा हूँ, मुझे नींद नहीं आ रही है। झोउ जिशु ने अपने हाथों को छाती पर टिका लिया, दरवाजे के फ्रेम पर झुक गया और व्यंग्यात्मक लहजे में बोला, तो तुम्हारा मतलब है मैं तुम्हें सुलाने के लिए लोरी गाऊं? झांग चेंगलिंग का सिर नीचे दबा हुआ था। झोउ जिशु को बस यही चिंता थी कि उसकी गर्दन टूट जाएगी। इस समय ये पहले से ही गहरी सर्दी थी। शू के बीच में भी आधी रात को काफी ठंड थी। झोउ जिशु को अंदरूनी चोटें आईं, कुछ ठंड प्रतिरोधी नहीं थी, केवल महसूस हुआ कि हल्की हवा उस पर बह रही थी और वह अभी भी थोड़ा ठंडा था। उसी समय उसने अधीरता से झांग चेंगलिंग को देखते हुए पूछा, क्या आप जल्दी कर सकते हैं? कुछ कहना है और जल्दी से पादना है। झांग चेंगलिंग ने फुसफुसाते हुए कहा, मास्टर, मैंने फिर से अपने पिता का सपना देखा, बहुत समय हो गया। आप ऐसा क्यों कहते हैं कि मैं इसे नहीं भूला हूँ? क्या मैं विशेष रूप से निराशाजनक हूँ? झोउ जिशु कुछ देर के लिए स्तब्ध रह गया। झांग चेंगलिंग ने सोचा कि वह खुद की परवाह नहीं करना चाहता था और चुपके से उसे देखने के लिए अपना सिर उठाया। उसे पछतावा हुआ कि वह इतनी जल्दबाजी में भाग गया। तभी उसने पाया कि झोउ जिशु ने एक तरफ कदम रखा और उसे एक सौम्य इशारा दिया सिर और उसे कमरे में जाने का इशारा किया। झांग चेंगलिंग ने क्षमा की तरह उसका पीछा किया। झोउ जिशु ने दीपक जलाया और कमरे में पानी नहीं था,
इसलिए उसने एक कप उठाया, जग को हटाया, आधा गिलास शराब डाली और उसे झांग चेंगलिंग को सौंप दिया। झांग चेंगलिंग को अपनी शराब का पता नहीं था और उसने इसे पी लिया। उसने महसूस किया कि उसके गले से लेकर उसके पेट तक एक छोटी सी आग जल रही थी। उस समय उसका चेहरा लाल हो गया और वह अवाक रह गया। झोंग जिशु ने उसे बेवकूफ़ी से देखा, उसका सपाट चेहरा थोड़ा ढीला पड़ गया और उसने अपना सिर घुमाया और थोड़ा मुस्कुराया। ये पहली बार है कि झांग चेंगलिंग ने उसे मास्टर यान के रूप में देखा है और अपने चेहरे से उसे देखकर मुस्कुराया है। उसने बाहर आने की हिम्मत भी नहीं की और उसे बेवकूफ़ी से देखा। जब जियानगन अतीत में मिले थे तो वह असहाय था। वह उसके बगल में एकमात्र आदमी था जो दूसरों से बात करता था और अपने बारे में बात करता था, इसलिए वह एक डूबते हुए आदमी की तरह था जिसने जीवन रक्षक तिनका पकड़ लिया। करीब होने की चाहत को रोक नहीं सकता, लेकिन मुझे डर है कि मैं परेशान कर रहा हूँ। हालांकि मास्टर उसे हर समय परेशान करता हुआ प्रतीत होता है। धीरे धीरे ये सावधानी से खौफ बन जाता है। हर बार जब मैं उससे बात करता हूँ तो मुझे कांपना चाहिए, लेकिन फिर भी हर बार जब वह दुखी होता तो वह उसके पास आने से खुद को रोक नहीं पाता था। झांग चेंगलिंग के दिल में मास्टर और पिताजी वास्तव में सिर से पैर तक अलग दिखते थे, लेकिन किसी कारण से उसे बस यही लगता था कि वे एक ही लोग हैं, लंबा, शक्तिशाली और उसके लिए अच्छा। झांग चेंगलिंग ने कहा, मास्टर चलो सीनियर ये के साथ भविष्यवाणी गांव में चलते हैं और ल्यूलिसिया के बारे में पूछते हैं। कई साल पहले की बातें पूछने के बाद क्या आप जानते हैं कि वे मेरे पिता को क्यों मार रहे हैं? झोंग जिशु ने तनाव से बचते हुए एक भौं उठाए और हल्के से कहा, तो फिर कौन जानता है? झांग चेंगलिंग ने भौहें सिकुड़ी, कुछ देर ध्यान लगाया और कहा, मास्टर क्या आप कहते हैं कि कोई बिना किसी कारण के किसी को मार देगा? मैं इतना सोचता हूँ, वे मेरे पिता को मारना चाहते हैं, क्या इसलिए कि मेरे पिता ने कुछ बुरा किया है? झोंग जिशु ने इसके बारे में सोचा, सवाल बहुत बड़ा था। उसने उसे रोक दिया और एक पल के लिए मुझे नहीं पता था कि क्या कहना है। छोटे भूत को देखते हुए वह अभी भी उदास और भौहें सिकुड़ता हुआ दिख रहा था और फिर अपना कॉलर उठाया, उसे घर से बाहर खींच लिया और कहा, चूंकि आप दिन में बहुत सोते हैं और अब आप इतने थके हुए हैं कि आप अपनी आंखें बंद नहीं कर सकते हैं, इसलिए बेवकूफ़ पक्षी के लिए पहले उड़ना और अच्छी तरह से अभ्यास करना बेहतर होगा। मुझे लगता है कि मैं आपको मजबूर करने के लिए पर्याप्त नहीं हूँ, इसलिए आपके पास ऊर्जा हो सकती है। उसने कहा, जमीन से मुट्ठी भर छोटे पत्थर पकड़े और अचानक झांग चेंगलिंग की ओर झुका और उछल पड़ा। झांग चेंगलिंग चकमा खा गया और वह अपने सिर के बीच में था। आउच! जब छोटे पत्थर फिर से आए तो उसे चमक के साथ जमीन पर चढ़ना पड़ा। खुला, बस अपने दानव मास्टर को चिल्लाते हुए सुनो, मेरे पास मेरे कुंग फू में कुत्ते खाने तारानकन 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 की चाल नहीं है। झांग चेंगलिंग के पास इसके बारे में सोचने का समय नहीं था। वह उस दिन लुओडी के जाल से ढके छोटे पत्थरों से ही निपट सकता था। जब तक झोंग जिशु ने पत्थर से खेलना समाप्त नहीं किया तब तक वह राहत महसूस कर रहा था। इससे पहले कि वह इसे पूरी तरह से थूक पाता, उसने झोंग जिशु की बात सुनते हुए कहा, आप लियोन जीव गोंगबू हैं। मकड़ियाँ आपसे बेहतर चढ़ती हैं। पहली कुछ शैलियाँ थोड़ी सी लगती हैं, आखिरी कुछ शैलियाँ क्या हैं? आप यहाँ हैं। मुझे शुरू से अंत तक फिर से चलने दें और गलती से अपने कुत्ते के पैर को बाधित करें। झांग चेंगलिंग डरा हुआ था। वह एक छोटे बच्चे की तरह था। उसे अपना पैर उठाने से पहले सावधानी से सोचना पड़ा। वह लंगड़ी टांग वाली बूढ़ी महिला की तुलना में अधिक सावधानी से चलता था, कहीं वह चींटी की तरह जमीन पर न गिर जाए। उसे समय समय पर झोंग जिशु पर नजर रखनी पड़ती थी। हमेशा चिंता रहती थी कि कहीं वह अचानक मुसीबत में न पड़ जाए और उसके कुत्ते का पैर सचमुच टूट न जाए। झोंग जिशु बैठ गया और उसका दिल वास्तव में अनुत्पादक था। उसकी छाती अभी भी भरी हुई थी और वह इसे रोक नहीं सका। उसने अपना सिर घुमाया और खांसने लगा और उसका पीला चेहरा अशुभ रक्त से भर गया। यह थोड़ा चौंकाने वाला लग रहा था। इस समय उसे अपने पीछे गर्मी महसूस हुई और फिर उसने मुड़कर देखा और देखा कि वेन केक्सिंग आश्चर्यचकित था कि वह उसके पीछे खड़ा था। उसके चारों ओर एक बड़ा बेज लपेटा और चुपचाप उसके बगल में बैठ गया। थोड़ी देर बाद वेन के जिंग ने बिना सिर हिलाए पूछा, क्या ये दर्द होता है? झोंग जिशु ने कहा, नहीं तो आप कोशिश करेंगे? वेन केक्सिंग ने अचानक अपना हाथ आगे बढ़ाया और धीरे से अपनी जेब उठाई। झोंग जिशु को पता नहीं था कि क्यों और उसने इसे टाला नहीं। वह वहीं बैठा रहा, अपनी हिप फ्लास्क को शराब के आधे बर्तन से हिलाता रहा। वेन केक्सिंग ने उसकी छाती को उंगली जितनी पतली और उसकी छाती के ऊपर कील थूकी हुई देखी।
उसकी आंखें चमक उठी और उसने एक गहरी सांस ली और अपनी जेब फिर से बंद कर ली। दोनों एक दूसरे के बगल में बैठे थे, लेकिन उस समय उनके पास बोलने के लिए पर्याप्त शब्द नहीं थे। थोड़ी देर बाद वेन केक्सिंग ने पूछा, मैंने कहा, इतने सालों के बाद मेरे लिए ऐसा भाग्य पाना बहुत कठिन था, क्या आप मर नहीं सकते? झो जिशु ने पूछा, क्या यह मुझ पर निर्भर है? वेन केक्सिंग ने बोलना बंद कर दिया और अचानक उसने आह भरी और दूर देखा, जैसे कि वह झो जिशु को अब और नहीं देखना चाहता था। उसकी आंखें केवल झांग चेंगलिंग को घूर रही थी, जो यार्ड में एक बच्चे की तरह दाएं और बाएं लड़खड़ा रहा था और उसे जमीन से उठा लिया। झांग चेंगलिंग के नितंबों के बीच में पत्थरों का ढेर उभर आया और फिर कहा, छोटा शैतान तथाकथित लाइट बॉडी कुंग फू अंतिम विश्लेषण में त्वरित का एक शब्द है। क्या आप वहां कड़ाई कर रहे हैं? क्या ये हल्का फुटवर्क है? ये सब काल्पनिक है। शायद भगवान को कूदने के लिए कोई फुटवर्क है। आप एक अच्छा कदम हैं। क्या ये धीमा और उपयोगी है? उद्धरण चिन्ह। झांग चेंगलिंग ने उन दोनों को दुखी होकर देखा और पाया कि उन दोनों में न केवल क्यूई का अभ्यास करने के मामले में, बल्कि प्रकाश शक्ति का अभ्यास करने के मामले में भी अंतर था और ये दिन मुश्किल से गुजर सकता था। वेन केक्सिंग उसके बगल में खड़ा होकर, जल्दी करो, कहता रहा, एक छोटा सा पत्थर पकड़कर उसका पीछा करता रहा। हालांकि झो जिशु ने एक शब्द भी नहीं कहा, लेकिन वह झांग चेंगलिंग के पैरों से दूर नहीं रह सका, बहाने बनाकर उसे गलत साबित करने का इंतजार कर रहा था। उसका पैर तोड़ दो, ये जगह रोमांचकारी है। झांग चेंगलिंग ने चुपचाप आह भरी और अचानक याद आया कि उसकी लंबे समय से पोषित इच्छा मास्टरपीस का मास्टर बनने की नहीं थी। अगर यह झांग परिवार की अचानक त्रासदी के लिए नहीं होता, तो वह भविष्य में अपने परिवार का समर्थन करने और अपने पिता का सम्मान करने के लिए केवल एक स्नैक शॉप खोलना चाहता था। भेजने के लिए आपका स्वागत है। उसने कभी अपनी यह इच्छा कहने की हिम्मत नहीं की, लेकिन अब तो वह इसके बारे में सोचते हुए भी डर जाता है। अगली सुबह ये बाई ने 8 पिंजरे बंस खाए और समुद्र से 2 कटोरे दलिया पिया। अंत में जब झो जिशु और उनमें से 3 टेबल बदलने की तैयारी कर रहे थे, तो उन्होंने घोषणा की कि वे उन्हें आज पहाड़ में ले जाएंगे। वह पहले से ही यह पता लगाना चाहता था कि शिंजवांग के बाहर गठन को कैसे तोड़ा जाए।